जय हिंद एंड वेलकम टू स्टडी बैटल। देखिए आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे सामान्य विज्ञान में भौतिक विज्ञान को देखेंगे हम लोग। ठीक है, फिजिक्स को देखेंगे, जो भी जीएस रिलेटेड हम लोग को देखेंगे। फिजिक्स में देखिए बहुत अपार मात्रा है, लेकिन हम लोग वही डिस्कस करेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो, खासतौर से यूपीपीसीएस या अदर स्टेट पीसीएस के अलावा जो एसएससी के एग्जाम में आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को देखेंगे। तो इसमें देखिए हम लोग जो घटना चक्र की बुक है, इसमें हम लोग जितने भी स्टेट पीसीएस और यूपीएससी में आए हुए क्वेश्चनों को ही कवर करेंगे। तो चैप्टर वाइज एनालिसिस करेंगे। सबसे पहला जो चैप्टर है मात्रक, मात्रक जो इसका चैप्टर है, मात्रक और यूनिट इसको बोल सकते हैं, इकाई बोलते हैं। तो इकाई के विषय में थोड़ा समझ लेते हैं। तो किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए उस राशि के लिए एक निश्चित परिणाम को ही मानक मान लेते हैं, और इस मानक को कोई भी नाम दे देते हैं और इसी को बोलते हैं उस राशि का यूनिट। जैसे मान लीजिए भौतिक राशियों के मापन के लिए कुल मिलाकर 4 पद्धतियों का निर्माण किया गया है। 4 पद्धति, एक तो होता है सीजीएस पद्धति, सीजीएस, ठीक है। दूसरा होता है एफपीएस, थर्ड होता है एमकेएस और फोर्थ होता है एसआई मात्रक, ठीक है। सीजीएस का मतलब होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति, इसको बोलते हैं सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति। इसमें लंबाई, द्रव्यमान और समय के मात्रक जो होता है, लंबाई का अगर देखा जाए तो सेंटीमीटर मापते हैं और द्रव्यमान को ग्राम में और वहीं पर समय को सेकंड में मापते हैं, इसी को बोलते हैं सीजीएस पद्धति। अब देखते हैं सेकंड, जो कि एफपीएस है। एफ का मतलब हो गया फुट, पाउंड और सेकंड। इसका यूज बहुत कम होता है, फुट, पाउंड और सेकंड, सेकंड की बात हो रही है। इसमें देखिए जो दूरी है फुट में नापते हैं, वहीं पर द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकंड में मापते हैं, इसी को बोला गया फुट, पाउंड, सेकंड, एफपीएस पद्धति। जो थर्ड है एमकेएस पद्धति। एमकेएस जो कि ये भी इम्पोर्टेंट है, एमकेएस और एसआई पद्धति का यूज किया जाता है। एमकेएस में जो कि लंबाई को मीटर में मापते हैं, एमकेएस में मीटर में, और द्रव्यमान को किलोग्राम में, किलोग्राम में द्रव्यमान को मापते हैं, वहीं पर समय को सेकंड में। तो इसी को बोला गया एमकेएस पद्धति, ठीक है। इसके बाद जो चौथा पद्धति है वो है एसआई पद्धति, ठीक है। एसआई पद्धति है तो इसका जो खोज किया गया या इसको स्वीकार किया गया 1960 में पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय मापतौल के महाधिवेशन में इस पद्धति को स्वीकार किया गया। इसके अलावा खास तौर से एसआई पद्धति का ही यूज किया जाता है। अब देखते हैं एसआई पद्धति के मूल मात्रक और संकेत के रूप में देखते हैं। तो कहीं पे इधर थोड़ा सा जगह में हम लोग लिखते हैं, जैसे लंबाई का जो मात्रक है मीटर है और इसको यम से संकेत करते हैं। वहीं पे द्रव्यमान को देखिए, द्रव्यमान जो कि हो गया द्रव्यमान को किलोग्राम में मापते हैं, इसको केजी से डिनोट करते हैं। वहीं पर समय का मात्रक जो कि सेकेंड है, इसको यस से डिनोट करते हैं। टेम्परेचर, ताप का मात्रक है केल्विन, इसको के से डिनोट करते हैं। ताप के अलावा हो गया विद्युत धारा को एम्पियर में मापते हैं और ए से डिनोट करते हैं। और ज्योति तीव्रता जो कि अगला भौतिक राशि है ज्योति तीव्रता, इसको कैंडेला से डिनोट करते हैं, कैंडेला, और इसका जो संकेत है सीडी है। फाइनली पदार्थ का परिणाम आ गया, पदार्थ का परिणाम जो कि इसका मात्रक है मोल, इसको डिनोट करते हैं यम ओ एल से। 1 2 3 4 5 6 7 टोटल 7 भौतिक राशियां हैं। सभी के टोटल हम लोग मूल मात्रक को देखे हैं, संकेत को देखे हैं, ठीक है। तो एसआई पद्धति का यूज करते हैं खासतौर से, ठीक है। इसी को बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट या एसआई यूनिट कहते हैं, ठीक है। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट या एसआई यूनिट कहते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा देखिए हम सबका डेफिनेशन तो नहीं बताएंगे, मीटर की परिभाषा क्या होगा, किलोग्राम की परिभाषा, एम्पियर की परिभाषा, केल्विन की, कैंडेला, ये सब आपको जानकारी होगा, ठीक है। तो सातों के विषय में हम लोग देखे हैं, सातों के मूल मात्रक संकेत को डिस्कस किए हैं। अब भौतिक राशियाँ कुछ और है, जैसे कि
कम्बिनेशन से बनती हैं, जैसे मान लीजिए आयतन हो गया। आयतन का जो भौतिक राशि इसका जो मात्रक होगा, व्युत्पन्न मात्रक। आयतन को देखिए लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, LBS लिखते हैं, यही तो होता है आयतन, LBS होता है। तो जो तीनों का जो मात्रक होगा क्या होगा, मीटर होगा। तो 3 का गुणा मतलब 3 बार मीटर का गुणा करेंगे आपस में तो मीटर क्यूब हो जाएगा। तो व्युत्पन्न मात्रक जो हो गया ये हो गया मीटर क्यूब। इसी तरह घनत्व का मात्रक होता है, तो फार्मूला याद होना चाहिए। घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन होता है, मास बटे आयतन। द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, आयतन का मात्रक होता है मीटर क्यूब। तो इस तरह करके डिराइव किया जाता है। फार्मूला आपको याद रहना चाहिए। अगर आपको व्युत्पन्न मात्रक ज्ञात करना है तो आपको फार्मूला याद रहना चाहिए। फार्मूला से ही आप बेसिक जो था भौतिक राशियाँ ये था मात्र 7, और इसी से व्युत्पन्न बहुत सारे मात्रक आपको देखने को मिलेंगे जो कि फार्मूला बेस पे होंगे। जैसे वेग हो गया, वेग का मात्रक क्या होगा, विस्थापन बटे समय। विस्थापन का मात्रक होता है मीटर और समय का मात्रक सेकंड, तो मीटर पर सेकंड हो गया। इसी तरह त्वरण का हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। द्रव्यमान का होता है मीटर पर किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसी को बोलते हैं न्यूटन भी बोलते हैं। ठीक है। इसी तरह कार्य का होता है, कार्य को बोलते हैं न्यूटन मीटर या बल गुणे विस्थापन, W बराबर F इंटू डी या F इंटू एस। F का मात्रक होता है न्यूटन, D का मात्रक होता है मीटर, न्यूटन मीटर, या न्यूटन मीटर को जूल भी बोलते हैं। न्यूटन को तोड़ लीजिए, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है न्यूटन का मात्रक। तो इस तरह करके आप फार्मूला याद होगा तो आप कर सकते हैं, सबका व्युत्पन्न मात्रक निकाल सकते हैं। शक्ति इज इक्वल टू होता है जैसे शक्ति बराबर P बराबर W/T, वर्क बटे के समय होता है। वर्क का मात्रक जूल होता है और समय का मात्रक सेकंड होता है, जूल पर सेकंड इसका, और इसको क्या बोलते हैं, वाट भी बोलते हैं। तो इस तरह की चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग देखते हैं सारे क्वेश्चनों को जो कि आया हुआ प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन है, सबको डिस्कस करेंगे। और बहुत ज़्यादा हम लोग फिजिक्स में घुसने की कोशिश नहीं करेंगे। फिजिक्स में घुसने का मतलब आपको बहुत ज़्यादा डेप्थ में फिर वो PhD की तरह हो जाएगा, तो उस तरह का हम लोग को नहीं करना है। बस बिल्कुल नॉर्मल बेसिक ज्ञान करना है। तो बेसिक ज्ञान है हम लोग को, उतना ही पढ़ना है तो उतना ही पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं पहला चैप्टर का जो पहला क्वेश्चन है मात्रक के भी पहला है मात्रक इकाई में पहला क्वेश्चन है। बल, वेग, विद्युत धारा और कार्य में से मूल भौतिक राशियां हैं। मूल भौतिक राशि है विद्युत धारा। जो 7 हम लोग बताए थे, 7 को मूल भौतिक राशियां बोलते हैं। विद्युत धारा है। इसके अलावा जो 7 थी, द्रव्यमान, लंबाई, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और परिणाम का, पदार्थ का परिणाम, सबका मात्रक में हम लोग देखे थे। शक्ति का मात्रक होता है वाट। शक्ति का मात्रक वाट होता है। P बराबर W/T। वर्क का मात्रक जूल होता है। समय का मात्रक सेकंड होता है। जूल पर सेकंड को ही क्या बोलते हैं, वाट। आई होप क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा देखिए विद्युत धारा की मात्रक, विद्युत शक्ति की मात्रक हो गया, सेम है। बल का मात्रक होता है न्यूटन तो F बराबर ma होता है, यही तो होता है। मास का मात्रक होता है किलोग्राम, और त्वरण का मात्रक A को त्वरण बोलते हैं। त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को ही न्यूटन बोलते हैं। कार्य का मात्रक जूल होता है। ठीक, कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। बल गुणे विस्थापन होता है। वर्क इज इक्वल टू F इंटू टी। बल का मात्रक न्यूटन, डी का मात्रक होता है मीटर। तो न्यूटन मीटर को क्या बोलते हैं, जूल बोलते हैं। या और भी तोड़ सकते हैं, न्यूटन को तोड़ सकते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर का मल्टीप्लाई करेंगे तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर को बोलेंगे जूल। इसी तरह आवृत्ति का मात्रक को देखते हैं। आवृत्ति को मात्रक को हर्ट्ज में बोलते हैं, हर्ट्ज। ठीक है। तो ऐसा माना जाता है कि जो सामान्य पुरुष होते हैं 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति की ध्वनि को सुन सकते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट था। और देखिए सदिश राशि अदिश राशि भी क्वेश्चन आ सकता है नेक्स्ट में। सदिश राशियाँ और अदिश राशि। कार्य एक अदिश राशि स्केलर क्वांटिटी है, इसका मात्रक न्यूटन मीटर हो गया, आपको पता ही है। तो अदिश राशि सदिश राशियों को जैसे आएगा क्वेश्चन तो हम लोग डिस्कस करेंगे। अब देखते हैं चाल की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई होता है ओम मीटर। रो बराबर होता है RA/L
या आर बराबर होता है रो एल बाई ए। ठीक है, रो को बोलते हैं वैद्युत प्रतिरोधकता और आर का मात्रक होता ओम, ए होता है एम्पियर हो गया। ठीक है, ए हो गया धारा की दिशा में जो लंबवत पदार्थ के क्षेत्रफल के एरिया का डिनोट कर रहा है, तो एरिया हो गया। एल जो हो गया पदार्थ का जो टुकड़े की धारा की दिशा में लंबाई हो गया, उसको बोलते हैं एल। तो ओम मीटर जो कि वैद्युत प्रतिरोधकता का इकाई यूनिट हो गया। प्रकाश वर्ष, लेकिन नाम से लग रहा है प्रकाश वर्ष, तो समय का मात्रक कैसा लग रहा होगा, लेकिन नहीं, ये दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। एक प्रकाश वर्ष मतलब प्रकाश वर्ष द्वारा एक वर्ष में जितना तय की गई दूरी है उसी को बोलते हैं प्रकाश वर्ष। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर होता है। एक पारसेक तारे संबंधी दूरियां मापने का मात्रक बराबर होता है 3 गुणे 10⁻6 मीटर या 3.262 प्रकाश वर्ष। पारसेक मात्रक है दूरी का। माप की वह इकाई जिसे 0.39 से गुणा करने पर, मतलब 3.9 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है। तो माप की इकाई जिसे 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है उसको क्या बोलते हैं, सेंटीमीटर। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट में देखते हैं 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में व्यक्त करना है। 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई को नैनोमीटर में व्यक्त करना है, तो इसको बताना है। तो देखिए इसमें 6 फीट आपको पता है 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है, 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁻9 मीटर होता है। अब 1 फीट बराबर कितना होता है, 1 फीट बराबर होता है 0.305 मीटर में होता है। तो 1 फीट बराबर 0.305 मीटर होता है। इसको नैनोमीटर में कन्वर्ट करना होगा, 0.305 गुणे 10⁻⁻9 ये नैनोमीटर में हो जाएगा। इसको और भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 6 फीट बराबर क्या होगा, 6 गुणे 0.305 गुणे 10⁻⁹ मल्टीप्लाई कर दिए, यही इसका हो जाएगा। सॉरी देखिए यहाँ पे एक चीज़ आप क्या है, यहाँ पे मीटर में दिया है, तो मीटर में दिया है तो 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁹ मीटर। तो 1 मीटर को कन्वर्ट करना नैनोमीटर पर 10⁻+9 हो जाएगा। ठीक है, या +9 हो जाएगा, जस्ट अपोजिट कर रहे हैं। देखिए 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁻9 मीटर या 10⁻7 मीटर सेंटीमीटर। अब देखते हैं मेगावाट बिजली की नापने की इकाई जो कि विद्युत उत्पादित की जाती है। एम्पियर इकाई है, एम्पियर इकाई जो कि है विद्युत धारा मापने की जो इकाई है एम्पियर है। ठीक है, तो एम्पियर विद्युत धारा मापने की इकाई है। मतलब कहने का मतलब है किसी भी चालक तार में 1 एम्पियर की धारा प्रभावित हो रही है, तो इससे यह स्पष्ट होता है कि जो तार में प्रति सेकंड 1 सेकंड में 6.25 गुणे 10⁻+18 इलेक्ट्रॉन एक सिरे से प्रविष्ट होकर उतना इलेक्ट्रॉन दूसरे सिरे से निकलता है। जैसे मान लीजिए ये वायर है, कुछ ऐसे होता है, लंबवृत्तीय बेलन के आकार का होता है। 1 सेकंड में जितना इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रवेश करता है उतना इलेक्ट्रॉन दूसरे साइड निकलता है। तो माना जाता है कि 1 सेकंड में 6.25 गुणे 10⁻18 इलेक्ट्रॉन अगर एक सिरे से गुजर रहा है तो दूसरे सिरे से निकलता है, उतना सेम इलेक्ट्रॉन, इसी को बोलते हैं एम्पियर। मतलब तो एम्पियर की 1 एम्पियर की धारा 1 एम्पियर बराबर होता है। ठीक है, इसके अलावा देखते हैं भौतिक राशियां और इकाई के विषय में। त्वरण का मात्रक आपने देखा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बल का मात्रक न्यूटन, कार्य का मात्रक जूल होता है या ऊर्जा का मात्रक भी जूल, आवेग का मात्रक होता है न्यूटन सेकंड होता है आवेग का मात्रक। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, वहीं पर दाब का मात्रक पास्कल होता है। वहीं पर देखते हैं इकाई और पैरामीटर क्वांटिटी के विषय में देखते हैं। वाट का मात्रक, वाट जो होता है शक्ति का मात्रक होता है। समुद्री जहाज की गति को मापा जाता है नॉट में, समुद्री जहाज की गति को मापा जाता है नॉट में मापा जाता है। इसके अलावा नौचालन में जो प्रचलन दूरी है, दूरी की इकाई को भी नॉटिकल मील, उष्मा मापते हैं कैलोरी में, उष्मा को मापते हैं कैलोरी में। वहीं पर अगर देखा जाए विभवांतर को मापते हैं वोल्ट में, विभवांतर को मापा जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट में देखते हैं मात्रक का
उच्च वेग मैक, उच्च वेग को मैक में नहीं बोलते हैं, जो बड़े बड़े जहाज होते हैं, जो फाइटर प्लेन होते हैं, मैक की स्पीड से जाते हैं। एंगस्ट्रॉम को तरंग दैर्ध्य के प्रकाश के तरंग दैर्ध्य की इकाई को एंगस्ट्रॉम में मापते हैं। इसके अलावा 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट। जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जैसे पास्कल संबंधित होता है दबाव के। तो पास्कल जो कि दबाव की इकाई होता है, P बराबर F/A होता है। इसी को इसका यूनिट होता है पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1 माइक्रोन बराबर होता है 1/1000 मिलीमीटर होता है 1 माइक्रोन। ठीक है, 1 माइक्रोन बराबर क्योंकि 1 माइक्रोन बराबर होता है 10⁻⁻6 मीटर होता है। अब इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करना होगा। देखिए 10⁻⁻6 मीटर है, अब मीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 1 मीटर बराबर 10⁻3 मीटर होता है, मिलीमीटर होता है, मिलीमीटर होता है। अब यहाँ से देखिए 6 में से 3 गया तो कितना बचा क्या, 10⁻³ मिलीमीटर हो गया। इसको 10⁻³ को लिख सकते हैं 1/1000 मिलीमीटर लिख सकते हैं। तो यही इसका राइट आंसर है। 1 माइक्रोन होता है 1/1000। इसके अलावा देखते हैं डेसिबल जो कि ध्वनि की प्रबलता की इकाई है, अश्व शक्ति की इकाई है, सेल्सियस ताप मापन की इकाई है, वहीं पर समुद्री मीटर जो कि है नौचालन में दूरी की इकाई को। इसका देखते हैं कैलोरी, किलो कैलोरी, किलो जूल। वाट में से ऊष्मा की इकाई जो कि नहीं है वो है वाट। सेंटीग्रेड, कैलोरी, अर्ग और जूल में से ऊष्मा की इकाई है सेंटीग्रेड। 1 किलोमीटर की दूरी का तात्पर्य है 1000 मीटर से, वहीं पे 1 पिकोग्राम होता है 10⁻12 मीटर से। दाब की इकाई है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वहीं पे दाब का मात्रक होता है किलोग्राम, जो कि बल पर वर्ग सेंटीमीटर होता है दाब का मात्रक। P बराबर F/A होता है, इसको पास्कल भी बोलते हैं या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोल सकते हैं। 1 किलोग्राम बल पर सेंटीमीटर स्क्वायर जो कि 1 बार के बराबर होता है। ठीक है, वहीं भी देखिए कभी आ सकता है कि पिकोग्राम बराबर क्या होता है, 1 पिकोग्राम बराबर 10⁻⁻12। माइक्रो आपको पता है 10⁻6 होता है। फेम्टो होता है, फेम्टो, 1 फेम्टोग्राम आ गया अगर 10⁻−15 ग्राम हो गया। मिलीग्राम पता है 10⁻−3। 1 नैनोग्राम आ गया 10⁻−9 ग्राम। तो इस तरह से चीज़ें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा देखते हैं नेक्स्ट में 1 बार बराबर होता है 10⁵ पास्कल होता है, आपको पता होना चाहिए। तो वायुमंडल दाब का जो गैर एसआई मात्रक बार है और 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो कि समतुल्य होता है 1 बार के बराबर होता है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट में देखते हैं, इसको आपने देखिए CGS पद्धति का है। CGS पद्धति एक डाइन बोलते हैं। तो 1 डाइन बराबर होता है 1.0, 1 डाइन, 1 डाइन बराबर होता है 1.02 गुणे 10⁻⁻6 किलोग्राम होता है। और 1 बार आपको अभी देखा 10⁻6 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। तो इस तरह आप निकाल सकते हैं। ठीक है, 1 बार बराबर कितना हो गया, 1 बार बराबर 1.02 गुणे 10 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह आप निकाल सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट में देखिए जो अदिश राशि है, दाब एक अदिश राशि है। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी है। अदिश राशि और सदिश राशियाँ 2 होती हैं। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट में देखिए तेल का एक बैरल होता है लगभग 159 लीटर का एक बैरल होता है। तो नहीं बोलते हैं कि एक बैरल इतना बैरल, तेल को बैरल में ही मापते हैं। तो एक लगभग 159 लीटर होता है एक बैरल में। माइक्रोन, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम और फर्मी में से जो लंबाई की न्यूनतम इकाई है वह फर्मी जो कि फेम्टोमीटर बोलते हैं, 10⁻⁻15 मीटर होता है। ठीक है, और इसके अलावा देखते हैं क्यूसेक होता है जल प्रवाह की दर को, बाइट बोलते हैं कंप्यूटर की जो यूनिट हो गया। रिएक्टर जो कि भूकंप की तीव्रता का परिणाम होता है। बार होता है दाब का परिणाम। क्यूसेक मापा जाता है जल का बहाव को। वहीं पर नॉट, डॉप्सन, पॉज, मैक्सवेल में से वायुमंडल में से जो ओजोन की परत की मोटाई मापते हैं उसको बोलते हैं डॉप्सन। तो आई होप क्लियर हो गया होगा मात्रक। अब देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। नेक्स्ट चैप्टर क्या है,
मापक तंत्र और पैमानों के विषय में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करते हैं, तो बने रहिए। मात्रक यंत्र और पैमाने के विषय में तो सबसे पहले देखते हैं सोनार। सोनार जो कि नौ संचालनों को के द्वारा यूज में किया था सोनार का प्रयोग। सोनार का जैसे फुल नेम अगर देखा जाए तो SONAR सोनार। यस फॉर होता है साउंड, साउंड नेविगेशंस एंड रैंगिंग, इसका पूरा फुल नेम है सोनार का। इसका प्रयोग नौ संचालकों के द्वारा किया जाता है। सोनार की हेल्प से महासागर में जो डूबी हुई वस्तु है उसके कंडीशन को जानने के लिए किया जाता है, और जानने के लिए जो हाई फ्रिक्वेंसी की जो तरंग होती हैं उनको महासागर में गहराई में भेजा जाता है, और वे तरंगे वस्तु से टकराकर पुनः वापस लौटती हैं। उसी की हेल्प से ज्ञात करते हैं कितना डिस्टेंस है, कितना गहराई है, सब कुछ उसी से ज्ञात करते हैं। तो महासागर में जो डूबी हुई वस्तु है उसकी स्थिति को जानने के लिए सोनार का प्रयोग करते हैं। साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग, और सारा क्लियर हो गया। ध्वनि की तीव्रता को मापने का जो यूज किया था, ऑडियोमीटर का यूज किया था ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए। वहीं पर एनीमोमीटर का यूज वायु के वेग को मापते हैं, एनीमोमीटर को। ऑडियोमीटर के लिए क्लियर हुआ, ध्वनि की तीव्रता हो गया। वहीं पर अगर आ गया वर्ड एनीमोमीटर, तो एनीमोमीटर जो होता है वायु के वेग को मापते हैं। इसके अलावा क्रोनोमीटर आ गया। क्रोनोमीटर जो कि तापमान, ह्यूमिडिटी और वायु दाब, इस सब में जो चेंज होता है इनके शुद्धता को मापने के लिए क्रोनोमीटर का यूज किया जाता है। ऑडियो फोन तो आपको पता है कि जो श्रवण शक्ति में सुधार लाने के लिए ऑडियो फोन का यूज करते हैं, ये उपकरण है। इसके अलावा देखिए बैरोमीटर, एनीमोमीटर, हाइड्रोमीटर और विमडेन में वायु की गति नापी जाती है। एनीमोमीटर से वायु की गति को मापा जाता है। और इसके अलावा वायुमंडलीय दाब हो गया, वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से, हाइड्रोमीटर से द्रव के घनत्व को हाइड्रोमीटर से नापते हैं। तो कई सारा चीज़ों को देखेंगे। अमीटर जो होता है विद्युत धारा को मापते हैं, और टैक्योमीटर जो होता है क्षैतिज दूरियां, लंबवत, उन्नवत और दिशाओं का मापन के लिए टैक्योमीटर का यूज करते हैं। पायरोमीटर जो यूज किया जाता है, हाई जो कि उच्च ताप को पायरोमीटर का यूज किया जाता है, जो टोटल रेडिएशन पायरोमीटर की सहायता से अत्यधिक उच्च तापों को मापते हैं। और यह तापमापी स्टीफन के नियम पर आधारित होता है। स्टीफन का नियम पर आधारित होता है। स्टीफन का नियम क्या है कि उच्च ताप पर कोई भी वस्तु से अगर उत्सर्जित विकिरण है उनकी मात्रा उनके परम ताप ई प्रोपोर्शनल उनके परम ताप के पावर 4 होता है, चतुर्थ के अनुक्रमानुपाती होता है, इसको बोल सकते हैं। तो किसी भी जो उच्च ताप होता है किसी भी वस्तु से अगर उत्सर्जित होता है तो उससे जो उत्सर्जित विकिरण की मात्रा होती है, विकिरण एक तरह से टेम्परेचर ही हो गया, तो विकिरण की मात्रा होती है उसके परम ताप के चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती इज इक्वल टू T⁴। एक कम से कम 5 बार आया हुआ है क्वेश्चन है, UPPCS उत्तराखंड PCS में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो मतलब अगर दूर की वस्तुओं जैसे मान लीजिए सूर्य आदि का ताप का मापन करना है तो इस तापमान से लगभग 800 डिग्री से नीचे का तापमान नहीं मापते हैं। इससे देखिए सूर्य का तापमान मापने हैं तो विकिरण तापमापी का यूज करते हैं। तो ई प्रोपोर्शनल T⁴ का फार्मूला का यूज होता है इसमें। ठीक है, कम वस्तु का तापमान नहीं ज्ञात कर सकते हैं क्योंकि उसमें विकिरण का उत्सर्जन नहीं होता है। इसके अलावा देखा जाए तो थर्मामीटर जो 2000 डिग्री से मापने के लिए प्रयुक्त होता है वह पूर्ण विकिरण पायरोमीटर जो कि स्टीफन के नियम पर आधारित होता है। पायरोहीलियोमीटर जो कि यूज किया जाता है सोलर रेडिएशन को मापने के लिए, पायरोहीलियोमीटर। ठीक है, और ये भी 2 प्रकार के उपकरण होते हैं जो सौर विकिरण को मापने के लिए, एक तो होता है पायरोहीलियोमीटर, एक होता है पायरोरैनोमीटर होता है। ठीक है, इसका देखिए मैनोमीटर जो कि गैस के दाब को मापते हैं, मैनोमीटर का यूज करते हैं। ठीक है, इसके अलावा उपकरण और देखिए हाइग्रोमीटर सापेक्ष आर्द्रता को मापता है। इसके अलावा स्प्रिंग तुला भार को मापता है, स्प्रिंग तुला। ठीक है, ऑडोमीटर होता है, ओडोमीटर जो कि यूज किया जाता है वाहनों के पहियों के द्वारा तय की गई दूरी मापने का यंत्र है ओडोमीटर। वहीं पर ओंडोमीटर आ गया, दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ओडोमीटर और ओंडोमीटर। ओंडोमीटर होता है विद्युत चुम्बकीय तरंगों की जो आवृत्ति को मापने के यंत्र को ओंडोमीटर बोलते हैं। इसके अलावा देखते हैं वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए जो उपयोग किया जाता है बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। साधारण बैरोमीटर जो कि पारे का बना होता है, साधारण बैरोमीटर।
ठीक है। तो बैरोमीटर में पारे का अगर अचानक नीचे आ जाता है तो ऐसा माना जाता है कि तूफानी मौसम होने वाला है, बिल्कुल आंधी भरी हवाएं, तूफानी होने वाला है। तो अगर बैरोमीटर में अगर देखा जाता है जैसे ही पारे का मात्रा नीचे आ जाता है तो ऐसा माना जाता है कि तूफान होने वाला है, ठीक है। और दूध का जो अपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जाता है, लैक्टोमीटर से दूध का अपेक्षिक घनत्व को ज्ञात किया जाता है। और वहीं पर अगर देखा जाता है ब्यूटिरोमीटर होता है, दूध उत्पादन में जो वसा की मात्रा है उसको यूज करते हैं ब्यूटिरोमीटर। ब्यूटिरोमीटर जो कि दूध की उत्पादों में वसा की मात्रा को मापने के लिए यूज किया जाता है ब्यूटिरोमीटर। और वायु की आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर का यूज करते हैं। थर्मोरजिस्टर का यूज किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर की भांति कार्य करता है थर्मोरजिस्टर, ठीक है। तो आई होप इसमें क्लियर हो गया। वहीं पर अगर आ गया द्रव का घनत्व और द्रव का घनत्व हो गया, जल का घनत्व हो गया, तो उसको मापते हैं पोटेंशियोमीटर से, विभवांतर का मापन करते हैं पोटेंशियो। और देखिए द्रव का घनत्व या जल घनत्व को हाइड्रोमीटर से, वहीं पर पोटेंशियोमीटर अगर पूछे तो विभवांतर मापते हैं पोटेंशियोमीटर से। स्टेथोस्कोप जो कि हृदय की ध्वनि सुनने के लिए स्टेथोस्कोप का यूज करते हैं। अगर वहीं पर क्वेश्चन आ जाए कि हाइग्रोमीटर तो आपको पता ही है, यूडियोमीटर एक ऐसा उपकरण है जो कि भौतिक या रासायनिक परिवर्तन के जो किसी भी गैसीय मिश्रण में आयतन में होने वाले परिवर्तन को यूज करते हैं, यूडियोमीटर का यूज करते हैं। यूडियोमीटर देखिए ये सब एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, पता होना चाहिए। क्वेश्चन कब कहाँ से कहाँ क्या आ जाए कोई भी किसी को गारंटी नहीं है। इसका देखते हैं स्पिग्नोमैनोमीटर जो कि रक्त को चाप को मापता है। कैरेटोमीटर जो कि सोने की शुद्धता का पता लगाता है, कैरेटोमीटर। और लक्समीटर जो कि प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए यूज किया जाता है, लक्समीटर का। वहीं पर देखिए रक्तदाब मापने के लिए स्पिग्नोमैनोमीटर का यूज करते हैं। रडार उपयोग किया जाता है, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं को स्थिति ज्ञात करने के लिए रडार तरंगों का उपयोग करते हैं। इसके अलावा देखते हैं हिमनदी की चाल, जनसंख्या में वृद्धि, भूकंप की तीव्रता और पृथ्वी के अंदर का तापमान में से रिएक्टर पैमाने पर जो मापा जाता है उसको बोलते हैं भूकंप की तीव्रता, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट देखते हैं रिएक्टर पैमाने के लिए मापा जाता है भूकंप लहरों का आयाम, जो कि रिएक्टर पैमाने पर मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा रडार के विषय में देख लें, रडार जो कि यूज किया जाता है। रडार का अगर फुल नेम देखा जाए तो बहुत बार क्वेश्चन आया, तो रडार को देख लेते हैं, RADAR। रडार का फुल नेम है तो रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग। इसी तरह सोनार का फुल नेम था साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग था। तो रडार का यूज किया जाता है वस्तुओं का पता लगाने के लिए, ठीक है। और सूक्ष्म तरंगों का उपयोग करके इनके द्वारा रेडियो तरंगों के माध्यम से दूर की वस्तुओं की स्थिति, ऊंचाई और दिशा की ज्ञात किया जाता है रडार का उपयोग करके। सोनार का मतलब जमीन के अंदर जो पानी के अंदर वस्तुओं का पता लगाने के लिए सोनार का यूज करते हैं। सेल्सियस का यूज करते हैं ताप को मेजर करने के लिए। किलोवाट आवर जो कि विद्युत को मापता है। RH गुणक जो कि रक्त को मापता है। वहीं पर रिएक्टर पैमाना भूकंप की तीव्रता को मापता है, ठीक है। सिस्मोग्राफ, वही अगर अवार्ड आ गया देखिए सिस्मोग्राफ आया हुआ नेक्स्ट है। तो भूकंप मापी यंत्र है सिस्मोग्राफ। और तापमान का वह पैमाना जिसमें ऋणात्मक मान नहीं होता वह है केल्विन जो कि ऋणात्मक मान नहीं हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट में देखा जाए ऊंचाई को अल्टीमीटर नापता है। प्रतिरोध जो कि ओम से नापा जाता है प्रतिरोध को। फैदोमीटर अगर देखा जाए तो समुद्र की गहराई मापने के लिए फैदोमीटर का यूज करते हैं। अल्टीमीटर जो कि ऊंचाई मापने के लिए अल्टीमीटर का यूज करते हैं। इसी तरह कुछ और पॉइंट आ गया, जैसे मान लीजिए आ गया विंड वेन आ गया, तो जो पवन की दिशा का मापक यंत्र है विंड वेन, ठीक है। विस्कोमीटर आ गया। विस्कोमीटर से नाम से पता चलता है VISCO, विस्कोमीटर होता है विस्कस नाप करने के लिए, मतलब किसी भी तरल का श्यानता मापने वाला यंत्र को विस्कोमीटर करते हैं, ठीक है। और जैसे मान लो हो गया सेक्सटेंट होता है, एक तो होता है सेक्सटेंट, हर तरह से चीज़ों एक भी चीज़ों को छोड़ना नहीं। सेक्सटेंट जो कि दो वस्तुओं के बीच की जो कोणीय दूरी है उसको मापने के लिए यूज किया जाता है सेक्सटेंट का यूज।
इसी तरह सैक्रीमीटर एक वर्ड होता है, सैक्रीमीटर। सैक्रीमीटर जो होता है शर्करा युक्त जो विलयन की सांद्रता है, शर्करा युक्त जो विलयन की सांद्रता है उसको मापने के लिए सैक्रीमीटर को यूज करते हैं, ठीक है। और एक होता है रिफ्रैक्ट्रोमीटर। रिफ्रैक्ट्रोमीटर होता है अपवर्तनांक को मापने के लिए रिफ्रैक्ट्रोमीटर का यूज करते हैं, ठीक है। साइक्रोमीटर एक होता है, साइक्रोमीटर मतलब जो सापेक्षिक आर्द्रता को मापने के लिए साइक्रोमीटर का यूज करते हैं, ठीक है। हर एक चीज़ को एक एक चीज़ को खोलना। अब इसके अलावा देखिए आ गया फोनोग्राफ। फोनोग्राफ, फोन मीन्स क्या होता है, साउंड होता है। तो ध्वनि की जो यांत्रिक रिकॉर्डिंग हो गया उसको या पुनर्उत्पादन करने के लिए फोनोग्राफ का यूज करते हैं, ठीक है। इसके अलावा नेफोस्कोप हो गया, नेफोस्कोप होता है बादलों की ऊंचाई, वेग और गति की दिशा को मापने के लिए नेफोस्कोप का। माइक्रोटोम होता है मतलब एक ऐसा यंत्र होता है जो आणविक निरीक्षक के लिए किसी वस्तु के छोटे छोटे भागों में विभाजित करता है, माइक्रोटोम, ठीक है। और लीसीमीटर आ गया, तो लीसीमीटर का मतलब होता है वास्तविक जो वाष्पोत्सर्जन है उसको मापने के लिए लीसीमीटर का यूज करते हैं। एक होता है काइमोग्राफ। काइमोग्राफ होता है जो विभिन्न शारीरिक गतिविधियाँ जैसे रक्तचाप हो गया, मांसपेशियां का संकुचन हो गया, इसके परिवर्तनों को ग्राफ में रेखांकन करने वाला उपकरण को क्या बोलते हैं, काइमोग्राफ। काइमोग्राफ। हर एक चीज़ को एक एक पहलू को हम लोग डिस्कस करते हुए चले जा रहे हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर पूछ सकता है गायरोस्कोप होता है, एक कोणीय वेग का मापन यंत्र होता है। एक होता है ग्रेविमीटर। ग्रेविमीटर होता है मीटर, ग्रेविमीटर जो कि यूज किया जाता है गुरुत्वीय त्वरण मापन यंत्र को ग्रेविमीटर का यूज करते हैं, ठीक है। एक होता है डीप सर्किल। डीप सर्किल होता है मतलब इसकी सहायता से वस्तु का स्थान का नीति को डीप एंगल का माप ज्ञात करने के लिए डीप सर्किल का यूज करते हैं। पौधे की वृद्धि को मापने के लिए यूज करते हैं क्रेस्कोग्राफ, ठीक है। साइक्लोट्रॉन होता है एक किसी भी प्रकार का कण त्वरण जो अपेक्षित कणों की गति को बढ़ाने के लिए साइक्लोट्रॉन का यूज करते हैं। एक होता है कैथोटोमीटर होता है ऊर्ध्वाधर ऊंचाई या मापने के लिए यूज करते हैं। इसके अलावा देखते हैं इसमें देखिए बैरोग्राफ हो गया, बैरोग्राफ का यूज करते हैं वायुमंडलीय दाब के लिए, मैनोमीटर दाब के लिए, और कार्बोरेटर जो कि यूज किया जाता आंतरिक इंजन दहन का मापने के लिए कार्बोरेटर का यूज करते हैं। कार्डियोग्राफ होता है हृदय की गति को मापने के लिए कार्डियोग्राफ को यूज करते हैं। और कैलिपर्स आ गया, कैलिपर्स होता है वस्तुओं के जो आंतरिक और बाह्य व्यास को मापने के लिए कैलिपर्स को यूज करते हैं, ठीक है। ये डिजिटली आज का आ रहा है, खासतौर से अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से जो बिलोंग करता है उसको पता होगा कैलिपर का यूज क्या करते हैं। एक होता है बैलोमीटर। बैलोमीटर होता है ऊष्मीय और विद्युत चुम्बकीय विकिरण को मापने के लिए बोलोमीटर का यूज करते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिए सिस्मोमीटर होता है भूकंपीय तरंगों की तीव्रता को मापने के लिए सिस्मोमीटर। फोनोमीटर का उपयोग करते हैं ध्वनि की तीव्रता और स्पंदन आवृत्ति के मापने के लिए फोनोमीटर। झूठ का पता लगाने के लिए पॉलीग्राफ। वहीं पर ऊर्ध्वाधर तल और क्षैतिज तल में कोणीय दूरी को मापने के लिए थियोडोलाइट का यूज करते हैं, थियोडोलाइट। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। हम लोग कंप्लीट किए हैं चैप्टर। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे यांत्रिकी से संबंधित क्वेश्चनों को, तो बने रहिएगा। नेक्स्ट लेक्चर होगा जो कि यांत्रिकी के ऊपर रहेगा। तो सबसे पहले यांत्रिकी का जो मीनिंग हुआ, यांत्रिकी को इंग्लिश में बोलते हैं मैकेनिक्स, ठीक है, मैकेनिक्स बोलते हैं, ठीक है, MECHANICS, ठीक है। अगर आप 10+2 का अगर सही ढंग से आपने अगर फिजिक्स को पढ़ा है तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो मैकेनिक्स को भौतिक विज्ञान का उस शाखा को बोलते हैं जिसमें पिंडों पर बल लगाने या उसे बल लगाकर विस्थापित करने पर उनके व्यवहार में होने वाला जो परिवर्तन होता है उसी को मैकेनिक्स में अध्ययन करते हैं। और सबसे पहले कुछ वर्ड है जैसे कि भार हो गया। भार देखते हैं। भार का एग्जाम्पल, भार का जो परिभाषा है, किसी वस्तु पर जो पृथ्वी द्वारा लगाए गए आकर्षण बल उस वस्तु का भार कहलाता है। और द्रव्यमान की बात किया जाए तो किसी वस्तु या पदार्थ के परिणाम को उस पदार्थ का द्रव्यमान कहते हैं। जो क्वांटिटी होता है किसी पदार्थ का तो उसको क्या बोलेंगे, द्रव्यमान, ठीक है। वहीं पे अगर किसी वस्तु पर पृथ्वी के द्वारा लगाया गया जो आकर्षण बल उसके वस्तु का भार कहते हैं। तो भार और द्रव्यमान में देखिए अंतर, बहुत माइन्यूट अंतर है। तो भार में देखें पृथ्वी का आकर्षण बल होता है, वहीं पर अगर द्रव्यमान की बात किया जाए तो इसमें वस्तु या पदार्थ का क्वांटिटी होता है। और भार में भार का मात्रक न्यूटन होता है और द्रव्यमान का मात्रक मात्र किलोग्राम होता है।
तो न्यूटन और किलोग्राम होता है। और भार एक सदिश राशि है, जबकि मात्रा जो कि द्रव्यमान एक अदिश राशि है। और भार के विषय में देखा जाए वस्तु का भार भिन्न भिन्न स्थानों पर अलग अलग होता है। अगर आप जाएंगे भूमध्य रेखा पर तो वहाँ पे कुछ और अलग रहेगा, और वहीं पर पोलर रीजन पे जाएंगे तो वहाँ पर भार डिफरेंट हो जाएगा। और चंद्रमा पे जाएंगे तो भार कुछ अलग हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे गुरुत्वाकर्षण का मान चेंज होता रहता है। वहीं पर द्रव्यमान का मान हर जगह समान रहता है। इसके अलावा दूरी और विस्थापन के विषय में देखते हैं, दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है। दूरी जो होता है, दूरी और विस्थापन कहा जाए तो एक ही तरह से एक ही अर्थ में प्रयोग किया जाता है, लेकिन अलग अलग अर्थ होता है। जब कोई वस्तु एक बिंदु से दूसरे बिंदु की ओर चलता है तो चली गई दूरी वस्तु जो चली गई दूरी होता है वह वस्तु द्वारा तय किए गए अप्रत्यक्ष मार्ग की वास्तविक लंबाई होती है। और वहीं पर अगर विस्थापन की बात किया जाए तो विस्थापन क्या होता है कि प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच की जो सीधा रेखा मार्ग होता है उसको बतलाता है विस्थापन। जैसे मान लीजिए एक कोई ट्रायंगल है, ट्रायंगल में देखिए आप ए से बी तक आ रहे हैं, तो ए से पहले ओ आए, ओ के बाद बी आए, तो ये टोटल दूरी को आप कहेंगे दूरी ए ओ प्लस ओ बी को टोटल दूरी कहेंगे। वह विस्थापन किया जाए तो जो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ है ए बी को, जाने का रास्ता ए बी भी है, डायरेक्ट ए बी से कनेक्ट कर लीजिए, तो इसको क्या बोलेंगे विस्थापन। ठीक है, तो कहा तो आई होप आपने क्लियर की हुआ होगा आपको दूरी और विस्थापन में। दूरी में केवल परिणाम होता है, जबकि विस्थापन में परिणाम के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, तो विस्थापन। ठीक है, तो दूरी एक अदिश राशि, वहीं पर विस्थापन एक सदिश राशि है, क्योंकि जिसको परिणाम के साथ दिशा की आवश्यकता होती है उसको सदिश राशि कहते हैं, और केवल क्वांटिटी की आवश्यकता होती है उसको बोलते हैं अदिश राशि। तो गतिशील वस्तु द्वारा चली गई दूरी शून्य नहीं हो सकती, परंतु वस्तु का अंतिम विस्थापन शून्य हो सकता है। ठीक है, तो इसके अलावा हम देखते हैं चार बराबर क्या होता है। चार बराबर दूरी बटे समय होता है। वहीं पे वेग बराबर क्या होता है, वेग बराबर विस्थापन, वेग बराबर विस्थापन बटे के समय होता है, वेग बराबर। ठीक है, और त्वरण के विषय में देखा जाए तो त्वरण क्या होता है, चाल और वेग में अंतर देखिए बस ये होता है कि चाल में केवल परिणाम होता है, वहीं पर अगर उसमें कोई विशेष दिशा नहीं होती। अगर वेग की बात किया तो वेग में परिणाम के साथ साथ दिशा का भी आवश्यकता होता है, उसको क्या बोलेंगे सदिश राशि होता है वेग, और चाल एक अदिश राशि है। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया। अगर त्वरण के विषय में देखा जाए तो किसी वस्तु के त्वरण को समय के साथ उसके वेग में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। त्वरण इज इक्वल टू क्या होता है, त्वरण इज इक्वल टू होता है वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन बटे के समय को क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। ठीक है, तो त्वरण इज इक्वल टू अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे के समय होता है। ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपन टी होता है, ए इज इक्वल टू, और इसका एसआई मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वहीं पर वेग का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो न्यूटन के 3 नियम हैं, तीनों नियम को एक बार देख लेते हैं न्यूटन के तीनों नियम को। पहला नियम जो कि है न्यूटन का गति का प्रथम नियम है कि अगर कोई वस्तु विरामावस्था में, विरामावस्था मतलब रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहे, अगर गति है तो गति में ही रहे। ठीक है, और जब तक कोई उस पर बाह्य बल लगाकर उसकी विरामावस्था या एक समान गति की अवस्था में परिवर्तन के लिए कोई बाहरी बल के द्वारा उसे बाध्य न किया जाए तब तक वो काम करते रहे, तो उसको क्या बोलेंगे न्यूटन का प्रथम नियम। और इसके अलावा देखिए किसी वस्तु की विराम अवस्था में रहने की अथवा गतिमान है तो एक सीधी रेखा में निरंतर गतिमान रहने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं, इनर्शिया बोलते हैं। तो वास्तव में अगर देखा जाए तो जड़त्व किसी वस्तु के जड़त्व की माप होता है, द्रव्यमान किसी वस्तु के जड़त्व की माप होता है। अगर अधिक द्रव्यमान होता है तो उसका जड़त्व भी अधिक होता है। ठीक है, अगर हल्का है वस्तु तो भारी वस्तु में अधिक जड़त्व होता है और हल्की वस्तु में जड़त्व कम होता है। वहीं पर न्यूटन का सेकंड नियम देखते हैं। न्यूटन के प्रथम नियम तो आपने देखा है कि प्रथम नियम क्या था, किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाने से उसकी गति में परिवर्तन होता है, और गति में परिवर्तन होने का अर्थ होता है कि वस्तु में जो त्वरण में उपस्थित होने से है। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि अगर किसी वस्तु पर बल लगाने से उसके त्वरण में परिवर्तन होता है। ठीक है, तो किसी वस्तु पर जैसे बल लगाएं तो उसके त्वरण में क्या होगा, परिवर्तन होगा। तो किसी वस्तु पर आरोपित बल F इज इक्वल टू उसके द्रव्यमान m और उसके बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण के
गुणनफल के बराबर होता है, तो F इज इक्वल टू एम ए, यही न्यूटन का सेकंड नियम है और इसका मात्रक होता है न्यूटन होता है। ठीक है, तो बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। अब देखते हैं न्यूटन का जो थर्ड नियम है, इसको बोलते हैं एक्शन रिएक्शन। मतलब जब किसी वस्तु पर किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाते हैं, मतलब कहने का मतलब जब कोई एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाता है तो दूसरी वस्तु भी उस पर विपरीत दिशा में सेम बल लगाता है। ठीक है, तब जाकर बराबर का कंडीशन होता है। तो इसको क्या बोलते हैं? न्यूटन का गति का तीसरा नियम, इसी को बोलते हैं एक्शन रिएक्शन। ठीक है, और इसके अलावा देखिए मोमेंट को देखा जाए, संवेग की क्या परिभाषा है? संवेग क्या होता है कि किसी वस्तु के संवेग को उस वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। तो P इज इक्वल टू एम इंटू बी, इसको बोलते हैं संवेग। मास और वेग के गुणनफल को संवेग बोलते हैं। संवेग एक सदिश राशि होती है इसमें, और इसकी दिशा वेग की दिशा में ही रहती है, जबकि गतिमान वस्तु में संवेग होता है। इसका एसआई मात्रक देखा जाए तो मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, संवेग का एसआई मात्रक। और संवेग परिवर्तन सेम हो गया, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगाए गए वाह बल के समानुपाती होता है। तो संवेग में परिवर्तन सदैव बल की दिशा में होता है। यह न्यूटन की गति के द्वितीय नियम का ही एक अन्य रूप है। तो बल प्रोपोर्शनल होता है, संवेग में परिवर्तन बटे समय होता है। ठीक है, इसके अलावा देखते हैं संवेग संरक्षण का नियम। संवेग संरक्षण का नियम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। संवेग संरक्षण का नियम, संवेग संरक्षण का नियम होता है कि जब दो या दो से अधिक पिंडों के समुदाय पर कोई बाह्य बल कार्य न करे तो समुदाय पर संयुक्त संवेग जो कि स्थिर बना रहता है, इसे ही संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। और कार्य की परिभाषा देखा जाए तो कार्य क्या होता है? किसी वस्तु पर बल लगाकर उसके स्थिति में परिवर्तन किया जाता है तो उसमें क्रिया संपन्न होती है, उसे ही क्या बोलते हैं? कार्य। तो यदि बल लगाने से वस्तु की स्थिति में परिवर्तन न हो तो कार्य क्या मानते हैं? शून्य मानते हैं। ठीक है, W इज इक्वल टू क्या होता है? कार्य इज इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट या यस होता है। ठीक है, विस्थापन। अगर एंगल पर दिया है तो W इज इक्वल टू एफ एस कास थीटा होता है। शक्ति होता है, शक्ति जो होता है किसी मशीन के द्वारा या कर्ता के द्वारा कार्य करने के दर को सामर्थ्य बोलते हैं। P बराबर W बाई टी। तो एक अश्वशक्ति बराबर होता है 746 वाट होता है। ठीक है, इसके अलावा देखते हैं क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे वन बाय वन करके। जो भी आया हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है, साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कम बल का प्रयोग करके भी उतनी ही मात्रा में काम करने में साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है। और इसके अलावा देखते हैं, एक व्यक्ति संवेदनशील सेंसिटिव तराजू पर खड़ा है, यदि वह गहरी सांस लेता है तो तराजू की रीडिंग जो कि बढ़ने लगेगी। ठीक है, क्योंकि हवा की मात्रा उसमें ज़्यादा होने लगेगा, जिसकी वजह से उसका वजन जो कि रीडिंग जो कि बढ़ जाएगा। तो कहने का मतलब अगर 1 लीटर वायु को अंदर रखता है तो 1 लीटर वायु में 1.225 ग्राम वजन होता है। तो अतः 1 लीटर अगर वायु जैसे ही नीचे खींचेगा तो व्यक्ति का वजन 1.225 ग्राम बढ़ जाएगा। तो हालांकि व्यक्ति के जो घनत्व है, डेंसिटी है, उसमें कमी आएगी। इसके अलावा देखते हैं जो वॉशिंग मशीन कार्यप्रणाली का सिद्धांत है, अपकेंद्रण के कार्यप्रणाली का सिद्धांत है। तो मतलब वह प्रक्रिया या वह प्रतिक्रिया जो परिणाम में अभिकेंद्री बल के बराबर होता है परंतु दिशा अभिकेंद्री बल के विपरीत होता है, तो उसे क्या बोलेंगे? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। तो वॉशिंग मशीन एक अपकेंद्रण फोर्स पर काम करता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर। ठीक है, इसके अलावा देखिए कपड़ा साफ करने वाली मशीन हो गया, दूध से मक्खन निकालने की बात हो गई, इस सब अपकेंद्री बल के सिद्धांत पर काम करते हैं। नेक्स्ट देखिए, समय, चाल, विस्थापन तथा दूरी में से जो सदिश राशि है, सदिश राशि क्या है? विस्थापन होता है, क्योंकि इसको डायरेक्शन, परिणाम के साथ साथ डायरेक्शन की जरूरत होती है। तो देखिए सदिश राशि, अदिश राशि का एग्जाम्पल अगर परिभाषा देखा जाए तो सदिश राशि वही राशियाँ होती है जिसका परिणाम के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है, उसको सदिश राशि बोलते हैं।
और केवल परिणाम की आवश्यकता होती है उसको क्या बोलते हैं, अदिश राशि बोलते हैं। ठीक है। और संवेग, दाब, ऊर्जा तथा कार्य में से जो सदिश राशियाँ हैं उसको बोलते हैं संवेग। इसके अलावा देखते हैं पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में जो भौतिक राशि प्राप्त की जाती है वह है द्रव्यमान। बल गुणनफल होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण का, यम इंटू यम का। यदि किसी घन के आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल को निरूपित करने वाली संख्याएं समान हो तो उस घन के किनारे की लंबाई माप की इकाई में 6 होगी। ठीक है। तो घन का आयतन इक्वल टू क्या होता है, एक ही होता है। घन का आयतन इक्वल टू एक ही होता है। अगर घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेगा तो 6a² हो गया। ठीक है। तो अगर दोनों ही केस में दोनों बराबर हो तो यल क्यू या ए क्यू इक्वल टू क्या हो गया 6a²। ए बराबर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है तो घन की लंबाई जो कि होगा 6 अगर उसका आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल समान होगा तो। ठीक है। कैसे हुआ आपने देख लिया है। अब देखते हैं ऊर्जा संरक्षण का आशय क्या होता है। ऊर्जा को न तो सृजन किया जा सकता है न ही विनाश किया जा सकता है, तो उसी को बोलते हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम। हवाओं की ऊर्जा होती है केवल गतिज ऊर्जा होती है हवाओं की, और वायु शक्ति में ऊर्जा का जो रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है उसको बोलते हैं गतिज ऊर्जा। न्यूटन की गति के प्रथम नियम को कहते हैं जड़त्व का नियम। एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है तो उसमें बैठे यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है। इसका कारण होता है स्थिरता का जड़त्व होता है इसका कारण। प्रत्येक क्रिया की एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, ये न्यूटन का नियम है। जैसे देखिए एक पूर्णतया घर्षणहीन पृष्ठ जो कि कंप्लीटली फ्रिक्शनलेस है पर खड़ा एक व्यक्ति सीटी बजाने से अपने को गति में ला सकता है, बिल्कुल करेक्ट है। यदि किसी यंत्र पर कोई बाह्य बल क्रियाशील नहीं है तो उसके संवेग यश में परिवर्तन नहीं हो सकता है। दोनों ही कथन सही है। ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट देखते हैं, ये IAS के 2000 में क्वेश्चन आया हुआ था जो हम लोग डिस्कस किए हैं। ठीक है। तो घर्षणहीन पृष्ठ पर कोई व्यक्ति अगर गति नहीं कर सकता है ये तो बिल्कुल कंफर्म है क्योंकि फ्रिक्शन होना जरूरी होता है और किसी भी प्रकार की गति के लिए घर्षण आवश्यक होता है। और पूर्णतः घर्षण रहित जो सतह पर कोई व्यक्ति सीटी बजाकर अपनी गति में अपने गति को ला सकता है क्योंकि फ्रिक्शन लेस होता है। तो सीटी बजाने के लिए व्यक्ति को एक दिशा में हवा छोड़ेगा जिसकी वजह से क्या होगा अपनी गति करने लगेगा क्योंकि फ्रिक्शन तो है नहीं, तो जिसकी वजह से होता है ऐसा। ठीक है। जैसे देखिए सड़क पर चलने की अपेक्षा वर्फ पर चलना कठिन होता है क्योंकि वर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है जिसकी वजह से वैसा होता है। और ये UPPCS के 1994 में क्वेश्चन आया हुआ। इसके अलावा देखिए भरी हुई गाड़ी को चलाने में उसे चलायमान रखने के लिए आवश्यक ताकत से अपेक्षाकृत अधिक ताकत से धक्का देना पड़ता है क्योंकि एक बार गाड़ी चल पड़ने के बाद घर्षण क्या हो जाता है कम हो जाता है। जैसे देखिए एक मनुष्य स्थिर नाव से 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से कूदा और 9.5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से खिसकी है तो नाव का द्रव्यमान मनुष्य के द्रव्यमान का 10 गुना हो जाएगा। इसके अलावा देखिए एक ट्रक, एक कार और एक मोटरसाइकिल की गतिज ऊर्जाएं समान है। यदि समान अवरोधक बल लगाया जाए तो वे क्रमशः x, y, z दूरी पर रुके तो x बराबर y बराबर z होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति कार में जो विराम में बैठा हुआ है, सड़क से कार के पहियों में से प्रत्येक पर प्रतिक्रिया R है। जब कार सीधी समतल पर खड़ी चलेगी तो अग्र पहिया में प्रत्येक पर प्रतिक्रिया जो कि R से कम होगा। ठीक है। और इसके अलावा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो देखिए इसमें क्या है कि अगर कोई गति डायनेमिक फ्रिक्शन है तो अवलंब प्रतिक्रिया के समानुपाती स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। मतलब डायनेमिक फ्रिक्शन जो होता है समानुपाती होता है स्टैटिक फ्रिक्शन का, तो R से कम वैल्यू होगी। दो समान द्रव्यमान की वस्तुओं की जो गतिज ऊर्जा है 4/9 है तो उनके वेगों का अनुपात पूछ रहा है। तो देखिए इसका बहुत ही आसान से क्वेश्चन कर सकते हैं। देखिए गतिज ऊर्जा इक्वल टू क्या होता है, K बराबर होता है 12 mv²। तो इसमें गतिज ऊर्जा का अनुपात दिया है तो K1/K2 दिया है। K1/K2 इक्वल टू लिख सकते हैं 4/9 बटे के उनके द्रव्यमान का अनुपात पूछ रहा है। अब वेग का अनुपात, वेग दो समान द्रव्यमान है। देखिए तो यम के वैल्यू m1 बराबर m2 है तो बराबर हाफ से हाफ कट गया, m से m कट गया तो v1/v2 हो जाएगा। तो v1 का स्क्वायर बटे कि v2 का स्क्वायर, तो v1/v2 इक्वल टू हो जाएगा 2/3
इसका राइट आंसर। कैसे आया आपने देख लिया। अब देखिए तेल से भरा हुआ, अंशतः भरा हुआ तेल का एक टैंकर समतल सड़क पर आगे की ओर एक समान त्वरण से जा रहा है, तो तेल का मुक्त पृष्ठ जो कि क्षैतिज से इस प्रकार आनत होगा कि पिछले सिरे पर अधिक गहराई होगी। ठीक है, तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर सी यही है, क्षैतिज से इस प्रकार आनत होगा कि उसके पिछले सिरे पर अधिक गहराई होगा। कहने का मतलब यह है कि अगर समतल सड़क पर समान त्वरण से गति करने के कारण टैंकर में उपस्थित जो तेल का मुक्त पृष्ठ क्षैतिज में इस प्रकार आनत होगा कि पिछले सिरे पर गहराई जो कि अधिक होगी। इसके नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जाता हुआ चार पहियों वाला वाहन के विषय में अगर देखा जाए तो बाहरी व्यक्तियों पर उल्टेगा, तो ये ऑप्शन सही है, बिल्कुल करेक्ट है। और व्यक्ति के पहियों पर उल्टेगा, अंदर के पहियों पर उल्टेगा, बिल्कुल गलत है। बाहर की तरफ फिसलेगा, ये सही है। अगर तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जा रहा है तो चार पहिया वाहन जो कि पहले तो बाहरी पहियों पर पलटेगा, दूसरा होगा कि बाहर की तरफ फिसलेगा। ये दोनों ही कथन सही है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट देखते हैं। क्योंकि tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू होता है v²/rg। ठीक है, तो यदि कोई गाड़ी अगर वांछित चाल से सापेक्ष तेज से चल रहा है तो वह मोड़ पर बाहर की ओर फिसलने लगता है। ठीक है, और घर्षण बल भीतर की ओर तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर, तो एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर वाहन जो कि बाहर की ओर फिसलता है और बाहरी पहिया पर उलट जाता है। देखिए साइकिल और कारों में बॉल बियरिंग का प्रयोग होता है। पहिया और धुरे के बीच संस्पर्श का प्रभावित क्षेत्र घट जाता है। और त्वरण का जो फार्मूला होता है A=u/T होता है। ए इसका राइट आंसर है। इसके अलावा नेक्स्ट चैप्टर में देखते हैं गुरुत्व के अधीन करते हैं। इसमें देखिए पहला है, सबसे पहले देखिए पहला क्वेश्चन है, वह वैज्ञानिक जिसे न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है, तो ब्रह्मगुप्त ने बताया था। देखिए इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं ग्रहों की गति के विषय में। ग्रहों की गति एक थोड़ा सा विस्तृत अध्ययन कर लेते हैं। देखिए सूर्य के चारों ओर आपको पता है कि जो कुछ पिंडें जो होती हैं अपनी अपनी कक्षाओं में परिक्रमा करते हैं। जैसे मान लीजिए सूर्य है, सूर्य के चारों ओर कक्षा में, थोड़ा सा इसको बड़ा बना देते हैं, तो इस तरह एक परिक्रमा करते हैं सूर्य के चारों ओर। जो ग्रह है सूर्य के सबसे नज़दीक बुध ग्रह, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, उसके बाद फिर मंगल है। इस तरह करके टोटल 8 ग्रहों को सम्मिलित किया गया है। ठीक है, और किसी भी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करते अगर पिंडों को उस ग्रह का उपग्रह कहते हैं। और पृथ्वी का तथा मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं। पृथ्वी ग्रह का एक उपग्रह है और जो कि चंद्रमा है, वहीं मंगल ग्रह का 2 उपग्रह हैं। और सबसे ज़्यादा देखा जाए तो शनि ग्रह के उपग्रह हैं जो कि 82 हैं, और 79 उपग्रह जो कि बृहस्पति ग्रह के हैं। तो ग्रहों की गति संबंधी केपलर ने कुछ नियम दिया था। इसको देख लेते हैं। केपलर ने पहला नियम दिया था, जो कि एक जर्मन खगोल शास्त्री थे। तो उन्होंने सूर्य के चारों ओर जो ग्रहों की गति के संबंधित 3 नियम दिए थे। पहला नियम था कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर एक दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में परिक्रमण करते हैं। तो मान लीजिए सूर्य है, ठीक है, सूर्य के चारों ओर एक दीर्घ वृत्ताकार कुछ इस तरह स्ट्रक्चर रहेगा। ठीक है, कुछ इस तरह स्ट्रक्चर रहेगा। तो कहने का मतलब है तो जो सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर एक दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में परिक्रमण करते हैं तथा सूर्य जो होता है सबके एक फोकस पे होता है, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। दूसरा जो नियम है, सूर्य से किसी ग्रह को मिलाने वाली रेखा समान समयांतरालों में समान क्षेत्रफल पार करती है। इसको याद करिएगा। तो सूर्य से किसी ग्रह को मिलाने वाली जो समान रेखाएं हैं समान समयांतराल में समान क्षेत्रफल स्वीप करते हैं। दूसरा नियम से यही स्पष्ट है कि जब ग्रह सूर्य से दूर होते हैं तो उनके चाल न्यूनतम प्रतीत होती है, वहीं पर जब सूर्य के पास में आएंगे तो ऐसा लगेगा चाल अधिकतम प्रतीत होते हैं। न्यूटन का सेकंड नियम यही बोलता है। थर्ड नंबर है, किसी ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग t² उसके दीर्घ वृत्ताकार कक्षा अर्धकक्षी अक्ष में जो तृतीय घात के अनुक्रमानुपाती होता है।
तो उसके दीर्घ वृत्ताकार कक्षा के अर्ध दीर्घ अक्ष की तृतीय घात के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। तो इसको कुछ भी लिख सकते हो, ए बी कुछ भी मान सकते हैं, टी प्रोपोर्शन ए क्यू मान लीजिए, कुछ भी ऐसा मान सकते हैं, ठीक है। तो ये न्यूटन का जो कि केपलर का तीनों नियम को आपने देखा है, डिस्कस किया बहुत अच्छे ढंग से। अब हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम को देखेंगे। केपलर का नियम देख लिया, अब न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। तो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम सबसे पहले देखने से पहले एक बार हम लोग इसमें न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम को देखते हैं। तो न्यूटन ने बताया कि प्रत्येक विश्व में जो प्रत्येक पिंड है, प्रत्येक पिंड एक दूसरे पिंड को एक बल के द्वारा आकर्षित होता है, कोई एक बल के द्वारा एक दूसरे से आकर्षित होता है, और इस सर्वव्यापी आकर्षण बल को ही गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। और इसी आधार पर न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण संबंधी नियम दिए। तो नियम जो है, जब दो पिंड के मध्य लगने वाला आकर्षण बल का परिणाम दोनों पिंडों के द्रव्यमान, इसका मान द्रव्यमान m1 है, इसका द्रव्यमान m2 है, दोनों के बीच की दूरी r है। तो कहने का मतलब है दोनों पिंडों के मध्य लगने वाले जो आकर्षण बल F होगा, दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल, तो m1 इंटू m2 इसके प्रोपोर्शनल होगा, और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो F प्रोपोर्शनल m1 m2 अपान आर स्क्वायर। जब प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो F इक्वल टू कैपिटल जी लगा देंगे, क्योंकि ये गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। तो m1 m2 अपान आर स्क्वायर हो जाएगा, और r जो है बीच की दूरी है दोनों पिंडों के, m1 m2 दोनों का पिंडों का द्रव्यमान है, g है गुरुत्वाकर्षण नियतांक, F है जो आकर्षण बल है। तो यही हो गया। कैपिटल जी का जो मान होता है 6.67 × 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर होता है, ठीक है। इसके अलावा देखते हैं गुरुत्व और पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण को देखते हैं। तो गुरुत्व वह आकर्षण बल होता है जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है। तो स्पष्ट यह है कि गुरुत्व गुरुत्वाकर्षण का एक विशिष्ट उदाहरण होता है। जब कोई वस्तु अगर देखा जाता मुक्त रूप से अगर खींचती है ऊपर से, या फेंकी जाती है ऊपर से या नीचे से फेंकी जाती है, तो वह पृथ्वी के गुरुत्व के कारण पृथ्वी की ओर क्या धीरे धीरे पृथ्वी उसको अपनी तरफ खींच लेता है, और उसके गिरने का जो वेग है बराबर बढ़ता रहता है। तो उसकी गति में जो त्वरण उत्पन्न होता है, इसी त्वरण को बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, और इसको स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। कैपिटल जी और स्मॉल जी में जो संबंध है, तो स्मॉल जी इक्वल टू कैपिटल जी एम.आई अपान आर.आई स्क्वायर। एम.आई जो होता है पृथ्वी का द्रव्यमान हो गया, आर.आई हो गया पृथ्वी की त्रिज्या हो गई, कैपिटल जी गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, स्मॉल जी जो हो गया गुरुत्वाकर्षण गुरुत्व त्वरण है, ठीक है। तो स्मॉल जी इक्वल टू कैपिटल जी एम.आई अपान आर स्क्वायर हो गया। ये आपको क्लियर हो गया, ठीक है। अब इसके अलावा और भी कुछ क्वेश्चन अगर आ जाएगा, देखिए तो अगर बाय द वे देखिए, सबसे पहले स्मॉल जी का जो वैल्यू है वस्तु के द्रव्यमान पर डिपेंड नहीं करता है। तो अगर वस्तु भिन्न भिन्न द्रव्यमान की हो, अगर दोनों वस्तुएं मुक्त अवस्था से ऊपर से गिरती हैं, तो उसमें त्वरण जो का समान त्वरण होगा। अगर एक ही ऊंचाई से गिराई जाती है तो एक साथ ही पृथ्वी पहुंचेंगी। हालांकि वायु की जो उपस्थिति में उत्प्लावन बलन होंगे, जो उत्प्लावन प्रभाव होंगे या श्यानकर्षण के कारण वस्तुओं के त्वरण भिन्न भिन्न होंगे, लेकिन इस दशा में भारी वस्तु पृथ्वी पर पहले पहुंचती है, ठीक है। क्योंकि त्वरण तो सेम रहेगा, हो सकता है थोड़ा सा उत्प्लावन बल ऊपर की ओर बल जो लगेगा वो थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि भारी वस्तु रहेगी तो थोड़ा सा उस पर कम मात्रा लगेगा, हल्का पर थोड़ा ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से थोड़ा टाइम डिफरेंस हो सकता है, लेकिन गिरने का जो त्वरण होता है सेम ही रहेगा, ठीक है। तो पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर जी के मान में परिवर्तन होता रहता है, ठीक है। और जी का मान विभिन्न स्थानों पर अलग अलग होता है। अगर वहीं पर जी का मान सबसे ज़्यादा देखा जाए तो विषुवत रेखा पर सबसे ज़्यादा, और वहीं पर सबसे कम जो होता है वो होता है पोलर रीजन पे, ठीक है। अब उपग्रह का कक्षीय चाल अगर देखा जाए, उपग्रह अगर कोई चारों तरफ मूवमेंट कर रहा है तो उसका कक्षीय चाल कितना होगा। तो अगर कोई उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर वृत्तीय कक्षा में परिक्रमण करता है तो उस पर एक अभिकेंद्री बल कार्य करता है,
यह बल पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल होता है। ठीक है, तो F इक्वल टू mv²/r हो गया, और गुरुत्वाकर्षण बल G m1 m2/r²। इससे जब हम फाइंड आउट करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगा वी ओ इक्वल टू RE/√G/r होता है। यही हमारा उपग्रह की कच्ची चाल है। वहीं पलायन वेग पूछ देगा तो V इक्वल टू √2gmi/re होता है। इसको और भी तरीके से निकाल सकते हैं। VO इक्वल टू √GMI/r होता है। अगर हम VE निकालें जो कि पलायन वेग को निकालें तो V इक्वल टू √2gmi/r। ये बस यही अंतर है, बस 2 बढ़ जाता है, 2 बढ़ जाएगा। बाकी कच्ची वेग और पलायन वेग में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। पलायन वेग देखिए क्या होता है कि अगर कोई वस्तु है ऊपर की ओर फेंकते हैं तो पिंड जो होता है कुछ ऊंचाई पर जाता है, उसके बाद पुनः पृथ्वी पर वापस आ जाता है। लेकिन पलायन वेग क्या बोलेंगे इसको, ये तो सामान्य वेग हो गया। पलायन वेग वह वेग होता है अगर जैसे ही किसी वस्तु को पृथ्वी की तरफ भेजते हैं ऊपर की तरफ, तो वह पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण जो है उससे बाहर निकल जाता है। गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर निकलेगा तो इसका मतलब वह पृथ्वी पर फिर वापस लौट कर नहीं आएगा। इसी जो पलायन वेग से फेंके गए वस्तु है और फेंकने के लिए जो पिंड को दी गई जो गतिज ऊर्जा है उसको बोलते हैं पलायन ऊर्जा, और जो फेंका गया वस्तु का वेग है उसको बोलते हैं पलायन वेग। तो B इक्वल टू √2gmi/r ई हो जाएगा। अगर वहीं पर पलायन वेग और उपग्रह की कच्ची वेग में संबंध देखा जाए तो V इक्वल टू √2gre होता है। ठीक है, और देखा जाए तो VE का मान 11.2 सेकेंड होता है। मतलब अगर किसी वस्तु को 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड के हिसाब से अगर आप ऊपर की ओर फेंक दिए तो वापस पृथ्वी पर लौट कर नहीं आएगी। वह पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण को पार करते हुए, गुरुत्वीय क्षेत्र को पार करते हुए वापस पृथ्वी पर नहीं आएगी। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं पलायन वेग। ठीक है, तो V इक्वल टू √2VO होता है जो कि पलायन वेग और गुरुत्वीय कच्ची वेग में संबंध बताया है। तो V इक्वल टू √2VO, V हो गया पलायन वेग हो गया, VO हो गया कच्ची वेग या कच्ची चाल बोल सकते हैं। तो पृथ्वी के समीप चक्कर काटते किसी उपग्रह की कच्ची चाल किसी कारणवश बढ़कर √2 गुना हो जाता है तो वह अपनी कक्षा को छोड़कर पलायन कर जाएगा। ठीक है, सरल आवर्त गति तो आपको पता है। सरल आवर्त गति जब कोई कण अपनी माध्य स्थिति के दोनों तरफ, कण है ऐसे ही मतलब अपने माध्य स्थिति के दोनों तरफ ऐसे मूवमेंट करता रहे, दोलन करता रहे, इसी गति को बोलते हैं सरल आवर्त गति। और स्प्रिंग से लटके हुए किसी पिंड का दोलन किसी सरल लोलक का दोलन अथवा सरल आवर्त गति का ही उदाहरण होता है। सरल लोलक देखा जाए तो सरल लोलक कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर मैंने इसको बना दिया। यदि लंबाई में न बढ़ने वाली ऐंठन रहित भारहीन डोरी है, एक सिरे से कुछ पदार्थों को अगर अत्यंत सूक्ष्म कण है उसको लटका दिया जाता, डोरी के दूसरे सिरों को घर्षण रहित दृढ़ आधार से बांध दे, तो इस प्रकार जो बना हुआ निकाय सरल लोलक कहलाता है। तो सरल लोलक का अगर आवर्तकाल देखा जाए तो T बराबर 2π√L/g होता है। ठीक है, T जो कि आवर्तकाल होता है और उसके लंबाई के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होता है, और लोलक की लंबाई बढ़कर 4 गुना कर दिया है तो लोलक का आवर्तकाल जो कि 2 गुना हो जाता है। तो कुल मिला के आपने देख लिया। अब देखते हैं क्वेश्चनों को, देखते हैं अब क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए, वह वैज्ञानिक जिसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है, ब्रह्मगुप्त ने बताया था। तो ब्रह्मगुप्त एक गुप्त काल के गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। उन्होंने ही ब्रह्मा सिद्धांत की रचना किया था। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत अगर देखा जाए तो आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था। गुरुत्वाकर्षण पदार्थों द्वारा एक दूसरे को आकृष्ट होने की प्रवृत्ति है गुरुत्वाकर्षण। और सर आइजैक न्यूटन ने गति के तीनों नियमों पर गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। न्यूटन ने अपने मौलिक खोजों के आधार पर ही बताया था कि केवल पृथ्वी ही नहीं अपितु विश्व का प्रत्येक कण एक दूसरे को आकर्षण करता है। ठीक है, एक दूसरे को क्या करता है, आकर्षण करता है प्रत्येक कण, ऐसा माना जाता है। ठीक है,
और कणों के बीच कार्य करने वाला जो पारस्परिक आकर्षण को ही बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण, और इससे उत्पन्न बल को बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। अब इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौम नियम को प्रतिपादन किया था सर आइजैक न्यूटन, और इनका जो फार्मूला आकर्षण बल इक्वल टू हो गया G m1m2/r² होता है, जिसको हम लोग बहुत ही अच्छे ढंग से देखे थे। ठीक है, तो दोनों दो पिंडों के बीच लगने वाला जो आकर्षण बल का परिणाम है दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जी का मान होता है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम पर सेकंड स्क्वायर होता है। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष यात्री में सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं निर्वात में, क्योंकि वहाँ पे गुरुत्व नहीं होता है, जिसकी वजह से वो खड़े नहीं रह सकते हैं। और इसके अलावा देखते हैं, अंतरिक्ष यान में जो चक्कर लगा रहा है तो एक सेव को छोड़ा जाता है तो वह अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति में गतिमान होगा, बिल्कुल ही करेक्ट है। ठीक है, और देखिए नेक्स्ट, पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती क्योंकि गुरुत्व केंद्र से जाने वाली जो ऊर्ध्वाधर लाइन है तल के अंदर ही रहता है, जिसकी वजह से गिरता नहीं है। तो गुरुत्व केंद्र एक तरह से वह बिंदु बोलते हैं जिसकी वजह से संपूर्ण द्रव्यमान वहाँ पर ही संकेंद्रित होता है। जैसे पीसा का मीनार हो गया, कुछ ऐसे ही है। ठीक है, कुछ ऐसे ही है, ये पृथ्वी के अंदर दबा है और ऐसे कुछ लंबी है। तो जो ये क्यों नहीं गिरता है, क्योंकि यहाँ पे कोई भार तो लगाया नहीं गया, कोई इसको यहाँ पे कंट्रोल करने के लिए तो लगाया नहीं गया, फिर भी क्यों नहीं गिर रहा है, क्योंकि जो संपूर्ण भार है इसका जो केंद्र है ऊर्ध्वाधर, जो गुरुत्व केंद्र से जाने वाली जो ऊर्ध्वाधर लाइनें हैं तल के अंदर ही रहती है। कहने का मतलब कुछ ऊर्ध्वाधर लाइनें जो जी का मान होगा इसके अंदर ही रहेगा, जिसकी वजह से वह गिरता नहीं है। ठीक है, ठीक है, इसके अलावा देखते हैं, यदि पृथ्वी और सूर्य के बीच की यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो उसके स्थान पर 2 गुना होती है तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता है अब जितना है उसका चौथा भाग होगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है F इक्वल टू क्या होता है, G m1m2/r²। तो क्या बोल रहा है, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी जो है उस स्थान पर 2 गुना हो जाता है। दूरी जो है r का मान 2 गुना हो गया, 2 गुना हो जाएगा तो देखिए 1/4 वैसे ही हो जाएगा। तो गुरुत्वाकर्षण बल का मान पूछ रहा था, F1/F2 इक्वल टू हो जाएगा R2/R1 का स्क्वायर। ये 2 गुना हो जाएगा तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, तो F1/F2 इक्वल टू हो जाएगा 4/1, 4/1 हो जाएगा। ये है इसका राइट आंसर। तो F2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 F1 हो जाएगा, मतलब उसका चौथा भाग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगर कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार अपवर्तित रहता है। ठीक है, कि अगर वायु के प्रतिरोध को नहीं नगण्य मानते हैं तो किसी वस्तु को ऊपर से गिराने पर उसके भार में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि उसका द्रव्यमान और उस पर लगने वाला जो गुरुत्वीय त्वरण है उसमें अपवर्तित रहता है। नेक्स्ट देखिए, लकड़ी, लोहे और मोम के समान आकार के टुकड़े को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है तो टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगा, सभी साथ साथ पहुंचेंगे, इसका राइट आंसर है, अगर वायु के प्रतिरोध को नगण्य मान लिया जाए तो। ठीक है, इसमें इसका जो राइट आंसर है, हवा सभी साथ साथ पहुँचेगा। ठीक है, और इसमें देखिए, हवा में लोहे और लकड़ी की समान गेंद को समान ऊंचाई से गिराया जाता है। लोहे जो लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी, क्योंकि देखिए हवा की अनुपस्थिति में अगर देखा जाए तो दोनों ही समान ऊंचाई से अगर गिराया जाता तो एक समान पृथ्वी पर गिरेंगे। अगर हवा रहेगा तो जाहिर सी बात है कि हवा क्या रहेगा, तो हवा का उत्प्लावन बल जो काम करेगा, जिसकी वजह से जो लकड़ी की समान भार की गेंद है समान ऊंचाई से गिराने पर लोहे की गेंद पहले पहुंचेगी, क्योंकि लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी, क्योंकि उत्प्लावन बल उस पर काम करेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन में 11, 2 गेंदें हैं ए और बी जिनका मात्रा है 10 किलोग्राम और 1 किलोग्राम, उनके 20 मीटर की ऊंचाई से एक साथ गिराया जाता है तो दोनों भूमि पर दोनों गेंदें ए और बी एक साथ पहुंचेगी। ठीक है, तो इसको आप देख सकते हैं। तो आपको पता है यहाँ एच बराबर दिया 20 मीटर, यू का मान दिया प्रारंभिक में 0 हो गया,
तो आपको फार्मूला पता है, v² = u² + 2gh होता है। और यहाँ पे अंतिम वेग है v², तो v बराबर क्या हो गया, 0 हो जाएगा। v² = 0 + 2gh, मतलब v बराबर √2gh हो जाएगा। बस वैल्यू रखना है आपको, वैल्यू रख कर आप हल कर सकते हैं। चंद्रमा पर मानव का वजन पृथ्वी की तुलना में 1/6 रहता है। पृथ्वी पर, कारण देखिए, पृथ्वी पर चंद्रमा की तरह गुरुत्वाकर्षण नहीं है। चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण नहीं है, दोनों ही कथन सही है, परंतु ये आर जो है गलत है, कारण जो गलत है। ठीक है, जैसे देखिए, किसी पिंड का भार ध्रुवों पर सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, ध्रुवों पर सबसे ज़्यादा, जबकि अगर वहीं पर बात किया जाए विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको करेक्ट करिएगा, थोड़ा सा मैंने हल्का सा मिस्टेक कर दिया था, इसके लिए सॉरी। देखिए, मानव शरीर का भार होता है ध्रुवों पर अधिकतम होता है। वायु, जल, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन में से एक पिंड का जो अधिकतम भार जिसमें होगा वह है हाइड्रोजन में, जो पिंड का भार होगा अधिकतम होगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। गुरुत्व के अधीन विरामावस्था से मुक्त में गिरने वाले किसी कण के मामले में t समय में विस्थापन d का विवरण दिया है। तो रेखांचित जो कि है, इसमें से इसका रेखांचित का बताना है कौन सा सही है। इसका देखिए, इसका हो जाएगा, अगर फार्मूला देखा जाए, लगा समय अगर पूछा था, t बराबर होता है इसका 1/sin θ √2h/g हो गया। ठीक है, इसका ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एक ऊंची इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर सेकंड की दूरी से मीटर स्क्वायर के समान त्वरण के साथ गिराया जाता है। 3 सेकंड के बाद उसका वेग क्या हो जाएगा, इसको आप निकाल सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। v बराबर u+80 से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। यदि पृथ्वी के द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या में 1% से कम हो जाए, तब पृथ्वी के तल पर g का मान जो कि 2% बढ़ जाएगा। विनाशकारी भूकंप के गुरुत्व के कारण त्वरण होता है 980 मीटर/सेकंड से ज़्यादा होता है। जैसे कि एक वस्तु पृथ्वी का द्रव्यमान 100 किलोग्राम है, गुरुत्वीय त्वरण g बराबर 10 मीटर/सेकंड। तो अगर चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण g/6 है, तो चंद्रमा पर वस्तु का भार कितना हो जाएगा, जब द्रव्यमान कितना, द्रव्यमान देखिए चेंज नहीं होता, जबकि भार होता है, भार पूछे, भार चेंज हो सकता है। ठीक है, तो किसी वस्तु का द्रव्यमान गुरुत्वीय त्वरण पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, तो वह स्थिर रहता है। तो गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन से वस्तु के भार में परिवर्तन होता है, जबकि द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं होता है। इसके अलावा नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको भी डिस्कस करते हैं। भारहीनता होता है, जो कि गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति को बोलते हैं भारहीनता। ठीक है, मतलब गुरुत्वाकर्षण उस पर है नहीं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पृथ्वी अपने कक्ष में लगभग 4400 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से घूमती है। इस तेज गति को हम अनुभव करते हैं क्योंकि अपने कक्ष में पृथ्वी की गति की अपेक्षा हमारी गति जो होती है शून्य होती है। नेक्स्ट देखिए, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो वस्तु का भार शून्य हो जाता है, परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण उसकी गति के कारण गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करते हैं, इसलिए वो नीचे नहीं गिरता है। नेक्स्ट देखिए, एक भू उपकरण अपने कक्षा में निरंतर गति करता है और यह अपकेंद्रीय बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण से प्राप्त होता है। कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है, ड्रापलर प्रभाव द्वारा ट्रैक किया जा सकता है। अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता है तो वह वैसा करता है केंद्राभिमुखी बल जो कि अभिकेंद्र बल के कारण करता है। प्रकृति के ज्ञात बलों को 4 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे कि गुरुत्व, विद्युत चुंबकत्व, दुर्लभ नाभिकीय बल और प्रबल नाभिकीय बल। चारों में से सबसे प्रबल है वो है प्रबल नाभिकीय बल। इसके अलावा नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। एक लड़की जो कि झूले पर बैठी है, ठीक है, और उस लड़की को खड़े हो जाने पर जो आवर्तकाल होता है, आवर्तकाल जो हो जाएगा कम हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट देखते हैं। एक सामान्य दोलक का जो दोलन चल रहा है तो ऐसे स्थिति में देखा जाए तो जब गोला माध्य स्थान से गुजरेगा तो त्वरण शून्य हो जाएगा और हर आवर्तन में गोलक
2 बार किसी एक निर्दिष्ट वेग को प्राप्त करता है। दोलन के दौरान जब गोला चरम स्थिति पर पहुंचता है तो उसकी गति और त्वरण दोनों ही शून्य हो जाते हैं और समान दोलन का दोनों आयाम समय के साथ साथ कम हो जाता है। इसमें जो इनकरेक्ट है वह है ऑप्शन नंबर 3 और सेम से जो कि करेक्ट है। पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल रहा है, तो शीतकाल में तीव्र गति से चल रहा है। पृथ्वी का पलायन वेग है 11.2 मीटर पर सेकेंड। अगर किसी वस्तु को 8 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाता है तो वो वापस पृथ्वी पर आ गिरेगा, क्योंकि पलायन वेग होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अगर इस वेग से फेंका जाएगा तो वह पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार करते हुए अंतरिक्ष में चला जाएगा। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का कारण होता है कि इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उसके वर्ग माध्य मूल्य के कम होता है। अब देखते हैं स्थूल पदार्थों के गुणों के विषय में। तो स्थूल पदार्थ मतलब सामान्य अगर द्रव्य देखा जाए, द्रव्य के 3 अवस्था होता है, ठोस, द्रव, गैस, और तीनों के कुछ विशेष गुण होते हैं। जैसे ठोस में देखा जाए तो उसमें प्रत्यास्थता होता है, द्रव में दाब, पृष्ठ तनाव, श्यानता, केशुकात्व होता है, और गैस में वायुमंडलीय दबाव होता है। तो उसी के आधार पर अगर देखा जाए सबसे पहले प्रत्यास्थता क्या होता है, इलास्टिसिटी। अगर कोई दृढ़ पिंड का मतलब अगर कोई ठोस पिंड है या कठोर या ठोस पदार्थ है, इसका मतलब ये होता है दृढ़ पिंड है, मतलब कोई उसका निश्चित आकृति और आकार होता है, परंतु वास्तव में पिंड को नहीं उसको खींचा जा सकता है। और पर अगर उसको खींचा जा सकता है, अगर जैसे मान लीजिए कोई पिंड है, अगर उसको खींचकर उसको लंबाई में बड़ा परिवर्तन कर दें या उसके ऊपर प्रेशर लगाकर, संपीड़ित बल लगाकर उसके जो स्ट्रक्चर उसमें चेंज किया जा सके, उसी को क्या बोलते हैं, उसी को बोलेंगे प्रत्यास्थ। जो फोर्स लगाकर और उसमें चेंज करते हैं उसको बोलते हैं प्रत्यास्थता बल। ठीक है। और जैसे ही उस बल को हटाएंगे तो अगर वो अपने स्वयं पोजीशन, जो पहले का पोजीशन है, अगर वो अपने पोजीशन में आ जाता है तो उसको बोलते हैं बॉडी, बहुत ही इलास्टिक बॉडी है। ठीक है। और इसमें भी पदार्थ के प्रत्यास्थता के आधार पर पदार्थों को या वस्तु को 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है पूर्ण प्रत्यास्थ, परफेक्टली प्रत्यास्थ, मतलब अगर वस्तु को बल लगाते हैं फिर बल को हटा लेते हैं तो पूर्णतः जो सेम कंडीशन में अगर वापस आते हैं उसको बोलते हैं पूर्ण प्रत्यास्थ। वहीं पर अगर उस पर बल लगाते हैं, बल लगा खींचते हैं, फिर जैसे इस पर हटाते हैं तो थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर जो कि पहले जो था हल्का सा उसके बढ़ गया है, ये वाला चीज़ बढ़े हुए भाग, इसको बोलेंगे पूर्ण प्लास्टिक वस्तु। मतलब उसमें अपने जो मूल पोजीशन है उसको नहीं, उस अवस्था में वापस नहीं आई है। ठीक है। तो वो अपने पूर्ण अवस्था में वापस नहीं लौटती है तो उसको क्या बोलते हैं, ये क्या है, परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी। जैसे मिट्टी का कोई गेंद हो गया, ठीक है, अगर वहीं पर रबड़ का कोई गेंद हो गया तो उसको पूर्ण प्रत्यास्थ में बोलते हैं, वहीं पूर्ण प्लास्टिक जो बोलते हैं मिट्टी का गेंद हो गया। ठीक है। तो वास्तव में कोई अगर वस्तु ऐसा वस्तु नहीं है जो पूर्णतः प्रत्यास्थ होता है और न ही पूर्ण प्लास्टिक होता है। ठीक है। क्योंकि इनकी भी एक सीमा होती है, अपने दोनों सीमाओं के भीतर ही रहते हैं। ठीक है। अगर देखा जाए तो क्वार्टज को बोलते हैं, क्वार्टज एक ऐसा, उसको पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तु बोलते हैं। वहीं पर मोम को पूर्ण सुघट्य माना जाता है। इसी से हमारा एक बल आया है प्रतिबल। किसी वस्तु पर अगर फोर्स लगाकर हम खींचते हैं तो उसकी अवस्था में परिवर्तन होता है। ठीक है। तो प्रतिबल उसे कहते हैं जब किसी वस्तु पर बल लगाकर उसके आकार या आकृति में परिवर्तन किया जाता है। तो उस वस्तु के प्रत्येक सेक्शन पर जो बाह्य बल के बराबर परंतु विपरीत दिशा में कुछ प्रतिक्रिया बल लगता है। जैसे मान लीजिए आपने इसको खींचा तो इसको विरोध में, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में एक बल कार्य करता है जो प्रतिक्रिया के रूप में रहता है, जो यह प्रयास करता है कि वस्तु पुनः सेम पोजीशन में लौट जाए। क्योंकि जैसे आप रबड़ को खींच रहे हैं तो रबड़ जैसे आप फोर्स लगा खींच रहे हैं बाहर की तरफ, तो उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में सेम क्वांटिटी का बल लगाकर वापस की तरफ खींचती है। जैसे आप वहाँ पे छोड़ेंगे तो वो वापस खींचकर उसको सेम पोजीशन में लाती है। ठीक है। इसी बल को जो विपरीत डायरेक्शन में फोर्स लगता है, इसी बल को बोलते हैं प्रतिबल बोलते हैं। तो इसका फार्मूला है प्रतिबल F =
उस वस्तु के क्षेत्रफल वाले किसी अनुप्रस्थ काट का लंबवत दिशा में लगाए गए बल का मान F बराबर होता है प्रतिबल बराबर, प्रतिबल इज इक्वल टू F बाई ए होता है। प्रतिबल को आप सिग्मा से डिनोट कर सकते हैं, तो सिग्मा इज इक्वल टू F बाई ए हो गया। ठीक है, इसका जो होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, इसका मात्रक होता है। ठीक है, वहीं पे एक वर्ड आता है विकृति। विकृति वर्ड जो होता है, किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाने से वस्तु के आकार और आकृति में परिवर्तन हो जाता है, इसे विकृति बोलते हैं। विकृति का कोई भी मात्रक नहीं होता है। अब इसी तरह एक आता है हुक का नियम। हुक का नियम ये होता है कि रॉबर्ट हुक ने हुक का नियम दिया था, कोई वस्तु की विकृति अधिक नहीं है तो पदार्थ पर कार्यरत जो प्रतिबल होता है उसमें उत्पन्न विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है। तो ई इज इक्वल टू हो जाएगा प्रतिबल बटे के विकृति। ठीक है, अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग से पढ़े हैं तो इसमें पूरा चीज़ें आपको, या बीएससी किए हैं तो उसमें पूरा चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। इसी तरह आप देखते हैं पृष्ठ तनाव के विषय में, तो किसी द्रव की वह प्रकृति जिसके कारण एक स्वतंत्र पृष्ठ जो होता है न्यूनतम क्षेत्र पर घेरने की प्रवृत्ति रखता है और तनी हुई प्रत्यास्थ झिल्ली की भांति ही व्यवहार करता है, इसको ही बोलते हैं पृष्ठ तनाव। इसका मात्रक होता है पृष्ठ तनाव का होता है सेम, देखिए फार्मूला होता है पृष्ठ तनाव इक्वल टू होता है F बाई एल होता है। ठीक है, F बाई एल होता है पृष्ठ तनाव इक्वल टू, इसका मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर होता है। ठीक है, इसके अलावा ससंजक बल आसंजक बल के विषय हम जानते हैं। अगर सेम अणुओं के बीच में, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच में जो आकर्षण बल कार्य करता है उसको ससंजक बल कहते हैं, वही विभिन्न पदार्थों के बीच कार्य करने वाले बल को आसंजक बल कहते हैं। ठीक है, जैसे तेल और जल के बीच में जो कार्य करता है बल उसको बोलते हैं आसंजक बल। ठीक है, केशिकात क्या होता है, जल के ऊपर चढ़ाने तथा नीचे उतरने की घटना को केशिकात कैपिलरी एक्शन बोलते हैं। और किसी द्रव के केशनली में ऊपर चढ़ने या नीचे गिरने का जो द्रव के कारण जो होता है द्रव का पृष्ठ तनाव होता है। ठीक है, तो इस चीज़ों को देखेंगे। जो केशिकात को जो उदाहरण अगर देखा जाए तो लालटेन की मिट्टी के तेल का बत्ती में ऊपर चढ़ना हो गया, जल का पौधा में जो तनों में असंख्य केशनलियाँ होती हैं जिसकी वजह से टहनियों तक पानी पहुंचता है, मोमबत्ती में धागे से मोम का पिघलाकर ऊपर चढ़ना, फाउंटेन पेन की नीब हो गया, उससे उसके बीच जो चीरी होती है, नोक होता है, उसमें बारीक सी छोटी सी बारीक केशनली बन जाती है। जब इसे स्याही में डुबोते हैं तो कुछ स्याही केशनली में चढ़ जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो और विस्कोसस होता है, एक श्यानता वर्ड होता है, श्यान वर्ड देखेंगे। फिर दाब को पता ही है सारा चीज़। तो अब देखते हैं आर्किमिडीज सिद्धांत भी इसी पर होता है। जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी प्रतीत होती है। तो भार में यह आभासी कमी जो होता है वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है, इसी को बोलते हैं आर्किमिडीज सिद्धांत। तो अब क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, इसको हम इरेज कर लेते हैं एक बार, तो उसके बाद हम लोग सारे को डिस्कस करेंगे इस चैप्टर का भी क्वेश्चनों को। तो पहला क्वेश्चन है, वर्षा की बूंद गोलाकार आकृति का कारण जो होता है पृष्ठ तनाव होता है, और द्रव बूंद को संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण जो होता है पृष्ठ तनाव होता है। इसके अलावा देखिए नैनो द्रव्यों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण होता है घर्षण। इसके अलावा देखते हैं तेल जल के तल पर फैल जाता है, क्योंकि तेल का जो पृष्ठ तनाव होता है पानी से कम होता है, इसकी वजह से फैल जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट देखते हैं, मिट्टी का तेल पानी के ऊपर इसलिए तैरता है क्योंकि उसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। यदि साबुन के दो भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुलों को एक नली द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाए तो छोटा बुलबुला और छोटा व बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाता है। इसके अलावा देखिए, जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो बुलबुले की त्रिज्या क्या हो जाती है, बढ़ जाता है। इसके अलावा देखते हैं, एक ही पदार्थ से बने चार तार जिनकी विमाएँ दी गई हैं अलग अलग बार एक ही भार से खींचे जाते हैं तो अधिकतम जो तरंग दैर्ध्य वृद्धि होगी। तो जिस तार की लंबाई अधिक और व्यास कम होगा लंबाई के समानुपाती और व्यास के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। सही कथन बताना है। केशिकात की परिघटना जो नहीं होती है तो इसमें जो सही वही बताना है। तो केरोसिन दीप का उपयोग मुश्किल हो जाता है अगर केशिकात की परिघटना नहीं होती तो, बिल्कुल करेक्ट है। इसके अलावा स्याही शोक पत्र पर काम करने में विफल हो जाता है, ये भी करेक्ट है।
और बड़े पेड़ जिसमें हम अपने चारों तरफ देखते हैं पृथ्वी पर नहीं उगते, ये भी करेक्ट है। ठीक है। इसके अलावा देखिए केशुकात तो एकमात्र कारण नहीं है। पौधों की जड़ों से जल के इसके पर्ण समूह के बढ़ने के लिए इसके लिए केशिकात के अतिरिक्त प्रस्वेदन ससंजन बल भी उत्तरदायी है। ये देखिए जो क्वेश्चन है IAS के एग्जाम में आया हुआ है 2012 में। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन के बत्ती में ऊपर चढ़ने का जो कारण होता है पृष्ठ तनाव होता है। पृष्ठ तनाव के कारण ही केशिकार्षण होता है, जिसके फलस्वरूप ऐसा देखा जाता है पतली से पतली नली में भी प्रवेश करके द्रव जो कि ऊपर चढ़ता है। एक केश नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है। इसका कारण यही होता है कि तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा ज़्यादा होता है। जब किसी झील की तली से उठकर वायु बुलबुला ऊपर सतह तक आएगा तो उसका आकार जो कि बढ़ जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट देखते हैं, ताप बढ़ने के साथ द्रव की श्यानता घटती है। जल, वायु, खून, अल्कोहल और गैसोलीन और शहद में से सबसे ज़्यादा श्यानता होती है, शहद की सबसे ज़्यादा श्यानता होती है। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है वायु दाब में कमी के कारण। ऑटोमोबाइल्स के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत जो कि पास्कल के नियम पर आधारित होता है। इसके अलावा देखिए ऑटोमोबाइल और मोबाइल ने भारतीय विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों को लोगों को सामाजिक जीवन में क्रांति ला दिया है, लोगों के आवागमन और लोगों के जुड़ाव के संबंध में। बैरोमीटर अगर पाठन में अगर अचानक गिरावट आ जाता है तो ऐसा लगता है कि ऐसा मौसम जो इंगित करता है तूफानी मौसम को इंगित करता है। अगर बैरोमीटर का दाब रीडिंग जो कि नीचे अगर आ जाता है अचानक तो। ठीक है। देखिए नीचे दिए गए 4 छिद्रों वाले फव्वारों को बताना है। इसमें एक नीचे सबसे, दूसरा इसके बाद तीसरा, सबसे ऊपर चौथा है। इसमें क्या बताना है? इसमें ये बताना है कि फव्वारे के जिस छिद्र से पानी अधिकतम दूरी से फेंका जाएगा वह है छिद्र 1, क्योंकि छिद्र 1 से इसलिए होगा क्योंकि आपको पता है V बराबर होता है √2GH। तो वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होगी जहाँ पे हाइट ज़्यादा होगा। तो देखिए जो पहला छिद्र है उसके अगर ऊपर से देखा जाए जो जल स्तर है ज़्यादा होगा, इसकी वजह से सर्वाधिक तेज गति से निकलेगा पहले वाले छिद्र से। पेट्रोलियम का परिष्करण का उपोत्पाद है, इसका राइट आंसर है एस्फाल्ट। देखिए कड़े जाड़े में शीत या झील की सतह हिमशीत हो जाती है और किंतु उसके तल जल अवस्था में बना रहता है। इसका कारण ये होता है कि जो जल की घनत्व होता है 4 डिग्री C पर अधिकतम होता है। ठीक है। और इसके नीचे 4 डिग्री C के नीचे जाने पर द्रव अवस्था में रहता है। जो नीचे का जल होता है, ऊपर का तो बर्फ बन जाता है लेकिन नीचे का जल होता है वो होता है 4 डिग्री पर ही क्या रहता है, द्रव अवस्था में रहता है। इससे झील और तालाब में जो बर्फ के नीचे 4 डिग्री से पानी रहता है और मछलियाँ और अन्य जलीय जीव जिसकी वजह से बर्फ के नीचे जिंदा रहते हैं, क्योंकि नीचे क्या होता है, पानी होता है। इसके अलावा नेक्स्ट देखते हैं, शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह का पानी बर्फ में बदल जाता है तो फिर भी जलीय जीव जंतु जीवित रहते हैं, क्योंकि जल का घनत्व 4 डिग्री C पर सबसे अधिक होता है, जिससे बर्फ की ऊपरी सतह के नीचे पानी रहता है। इसके अलावा देखिए बर्फ जमी झील के अंदर मछलियाँ जीवित रहती है, क्योंकि झील का तली पर जल नहीं जम पाता है। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपवर्तित रहता है घनत्व। पानी का अपेक्षिक घनत्व सबसे ज़्यादा होता है 4 डिग्री C पर। जल का अधिकतम घनत्व होता है 277 केल्विन पर, क्योंकि 4 डिग्री C अगर इसको केल्विन बदलना होता है तो 273 प्लस डिग्री C को जोड़ देंगे तो 273 प्लस 4 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, K बराबर 277 केल्विन हो जाएगा। यही इसका राइट आंसर है, तो इसको केल्विन में बोल दिया है। देखिए लोहा का एक गोला पारद पर तैरता है किंतु पानी में डूब जाता है, बिल्कुल करेक्ट है। और लोहे का अपेक्षिक घनत्व जो होता है पारे के अपेक्षिक घनत्व से अधिक होता है, एक गलत होता है, क्योंकि अगर अधिक होता तो पारे में भी नहीं तैरता, पारे में भी डूब जाता। ठीक है। तो लोहे के अपेक्षिक घनत्व से अधिक पारद का जो अपेक्षिक घनत्व होता है पारा का, उसका लोहे के अपेक्षिक घनत्व से ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से तैरता है।
लोहे की कील पारे में तैरती है जबकि वह पानी में डूब जाती है, क्योंकि लोहे का घनत्व तो पानी से अधिक है और पारे से कम होता है, तब जाकर लोहे का जो कील होता है पारे पर तैरता है। सेम क्वेश्चन है, लोहे की सुई देखिए सेम है, पानी की सतह पर किस कारण से तैरती रहती है, क्योंकि पृष्ठ तनाव के कारण। जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो महसूस होता है कि पानी की सतह से ऊपर भारी हो जाता है। जैसे पानी बहता है तो क्योंकि पानी के द्वारा उत्प्लावन बल कार्य करता है, ऊपर की तरफ एक फोर्स लगता है जिसकी वजह से हमें कम भारी होता है, लेकिन जैसे पानी की सतह के ऊपर आता है तो भारी महसूस होने लगता है। ठीक है, यहीं पर आर्किमिडीज का सिद्धांत कार्य करता है। तो किसी भी वस्तु का जो भार होता है पानी में कम और पानी की सतह के ऊपर अधिक प्रतीत होता है, क्योंकि वस्तु के भार में जो प्रतितन कमी है, पानी द्वारा वस्तु के ऊपर की दिशा में एक बल लगाया जाता है, इसकी वजह से भार कम महसूस होता है पानी के अंदर। और जैसे यह कमी वस्तु द्वारा जो विस्थापित जल के भार के बराबर होता है। इसके अलावा देखिए, ये एक भारहीन गुब्बारा है, 200 ग्राम जल से भरा हुआ है, तो इसका जल में भार जो होगा 0 होगा। ठीक है, जल में भार क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि जब कोई वस्तु जल में आंशिक या पूर्ण रूप से डुबाया जाता है तो उसके भार में कमी आती है, और यह आभासी कमी उसके द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। चूँकि गुब्बारा में जल के अंदर जो ऊपर और नीचे दोनों ओर उत्प्लावन बल कार्य करता है, इसकी वजह से जल में गुब्बारे का भार 0 होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। मथने के पश्चात जो क्रीम का दूध से पृथक हो जाने का कारण होता है अपकेंद्रीय बल के कारण होता है। बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण होता है घनत्व। वह तत्व जो सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था उसको बोलते हैं टेक्नीशियम। टेक्नीशियम एक रासायनिक तत्व जिसका परमाणु क्रमांक 43 होता है, और टेक्नीशियम कृत्रिम रूप से उत्पादित प्रथम तत्व है, जो कि 1937 में इस तत्व का सर्वप्रथम निर्माण किया गया। इसके अलावा देखिए, समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग का जितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर होता है वह है 1/9। पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ पिघलता है तो पानी का स्तर उतना ही होगा। पानी के 4 डिग्री से पर शरीर तैरता है, यदि तापमान 100 डिग्री से हो जाए तो शरीर डूब जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान होता है, क्योंकि समुद्री जल नमकीन होता है, उसका जो घनत्व होता है पानी की अपेक्षा अधिक होता है, उसकी वजह से। कथन और कारण को देखते हैं। जब कोई जहाज नदी से निकलकर सागर में प्रवेश करता है तो वह कुछ ऊपर उठ जाता है, जो कि कहीं सही कथन है, और सागर के जल का घनत्व नदी के जल के घनत्व से अधिक होता है। तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या करेक्ट है। जो स्टैटिक्स विज्ञान होता है विश्राम की स्थिति से संबंधित होता है स्टैटिक्स विज्ञान। तो ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे हम लोग प्रकाश से संबंधित, प्रकाश वाले चैप्टर को देखेंगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में।